5 मिनट तो चलता हो गया 5 मिनट। मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, फिर भी वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इतना सारा रिवाइज भी कैसे करूं। पूरा साल ऑनलाइन स्टडीज की हैं। इस लॉकडाउन के चक्कर में किसी से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। बस एक इंटरेक्टिव रिवीजन की जरूरत है, वो कोई करवा देना तो बस मजा आ जाए। क्या हुआ राहुल बेटा, क्यों परेशान हो? अब लगभग 50 दिन ही बचे हैं पापा नीट में। पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि इतना सारा सिलेबस रिवाइज कैसे करूं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब आखिरी समय में डर सा लग रहा है। अरे बेटा, बस इतनी सी बात, डोंट वरी। अच्छा बताओ, अगर एलन के सर अपने घर आकर तुम्हें पढ़ाएं तो? पापा क्यों मजाक कर रहे हो? लॉकडाउन लगा हुआ है, काश ऐसा होता, मजा ही आ जाता। अगर एलन के सर पढ़ाते तो मैं 100% अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाता। काश नहीं, अब तुम 100% अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, क्योंकि एलन शुरू कर रहा है एक विशेष कोर्स, एलन सर, यानी सिलेक्टिव इंटरैक्टिव रिवीजन। इसमें तुम्हें सभी विषयों के टफ एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्या करूं? बेटा, जो टफ एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन सर करवाएंगे ना, उन्हीं पर बेस्ड 15 से 30 क्वेश्चंस की वर्कशीट हर सब्जेक्ट में तुम्हें डेली मिलेगी। यानी लगभग 60 से 75 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस तुम करोगे। इतना ही नहीं, हर दिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ लाइव डिस्कशन भी होगा इन वर्कशीट्स का, जिससे कोई क्वेश्चन यदि तुम्हें नहीं आता तो सर से डिस्कस करके डाउट क्लियर कर सको। और क्वेश्चंस ही नहीं बेटा, तुम एलन के 2 ऑल इंडिया नीट टेस्ट देकर, जिसमें एलन ऑल इंडिया सेंटर्स के सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स बैठेंगे, तुम अपनी प्रिपरेशन का एग्जैक्ट एनालिसिस पता कर सकते हो, जिससे ये पता लगेगा कि तुम एग्जाम के लिए प्रेजेंटली कितना तैयार हो और कहाँ अभी मेहनत करना बाकी है। ग्रेट आइडिया पापा, यू आर जीनियस। जीनियस नहीं हूँ बेटा, तेरा यार हूँ मैं। एलन के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। 12th एग्जाम हो गई कैंसिल, तो किस बात की है फिक्र। अब खोलो अपने पर एलन सर 2.0 के साथ अपने सपनों की उड़ान भर। 2021 में ही तय करें अपने घर से ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर। आज ही ज्वाइन करें एलन सर 2.0 स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जून। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.allen.ac.in/AllenSIR। गुड इवनिंग डॉक्टर्स, बच्चा पार्टी। मैंने 2 बात बोली आपसे, 2 संबोधन से पुकारा है, एक तो डॉक्टर और दूसरा बच्चा। आप में से हर को डॉक्टर बनना है इस साल, तो एक लाइन बोलना, आई विल डू माई बेस्ट, बाकी फॉरगेट द रेस्ट। आपका पास्ट क्या है, फॉरगेट द पास्ट, और आसपास भी मत देखो कि आसपास क्या है। सबसे पहले अगर आपने डिसाइड करा है कि आई विल डू माई बेस्ट, बस उसको फिर अपने लिए कमिटमेंट कर लो। कहते हैं प्रॉमिस दूसरों से किया जाता है और लोगों से किया जाता है, लेकिन कमिटमेंट खुद से किया जाता है। अब देखो, जो बचपन से काम कर रहे हो, आज भी काम कर रहे हो, मन से कर रहे हो या प्रेशर से कर रहे हो, काम मन से होता है। और ये आपको मालूम है, समय जो चला गया वापस लौट के नहीं आता है। सबसे पहले अपने को जो बच्चा आज में जीता है वो बना लो, इसलिए मैंने आपको बच्चा पार्टी बोला। अब आज में आप क्या कर रहे हो और आगे आपको क्या करना है, उसको इतना जल्दी मत देखो, वरना बीच का जो गैप टाइम है वो आप पे एक प्रेशर डेवलप कर देगा। यार इतना सा टाइम रह गया, नहीं। पहले सोचो अभी हम क्या कर रहे हैं। हम एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करके हम यूँ कहते हैं शिक्षा ले रहे हैं, और शिक्षा लेके हमें चिकित्सा में जाना है। लेकिन आपको मालूम है, शिक्षा हो, रक्षा हो या चिकित्सा हो, उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। और अनुशासन को कोई भी इंसान अपने जीवन सफर में कब सीखता है? विद्यार्थी जीवन में। तो आप विद्यार्थी के रूप में पहले पूरे हैं कि नहीं ये समझ लो। कौन होता है विद्यार्थी? आप उसका ब्रेकअप करके बोल दोगे। लेकिन बच्चों, अभी तक यही काम किया है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, हम जिस किरदार को निभा रहे हैं,
पहले हम उसको ढंग से डिफाइन कर ले कि हम हैं क्या, क्या मायना होता है विद्यार्थी का। हम बहुत ही गौरवशाली महसूस करना चाहिए, हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत हमारे देश की एक बहुत बड़ी भाषा रही है जिसमें सबसे अधिक शब्द हैं, और ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ये विद्यार्थी शब्द को पूरा परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, और ये क्या कहती है, काक चेष्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा ततेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें 3 शब्द शुरू की एक लाइन में जो आए हैं, जब आप विद्या ले रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको पढ़ाई करते समय इनका ध्यान रखना है। और सेकंड लाइन में 2 वर्ड आए हैं, अल्पहारी ग्रह त्यागी, ये आपको व्यवहार में लाना होगा, अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में आत्मसात करना होगा, अपने साथ बिल्कुल अंदर जोड़ना होगा। अगर आपने ये कर लिया, आप विद्यार्थी बन गए, तो उसके गुण तो आ गए। और दूसरा, आपको डॉक्टर बनना है, और अगर आप डॉक्टर के गुण भी अपने अंदर आत्मसात कर लो, तो फिर यह तय कर लो कि आपने तय कर लिया है कि ऊपर वाले ने मेरी चाहत के लिए पूरा सपोर्ट कर दिया है, और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे जिस साल चाहूं उस साल डॉक्टर बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए पहले, अभी तक की बात के लिए, आप में से जो जो चाहता है इस साल मुझे डॉक्टर बनना है, पहले केवल 5 आई विल डू माई बेस्ट ये लिख दो बस। अपने चैट बॉक्स में लिखते भी जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, फिर उसको ध्यान रखना भी और उस पर अमल करने का प्रयास भी करना। जितना भी कर सकते हो, दिल से चाहोगे तो एफर्ट जरूर होंगे। अब आप शिक्षा के हिसाब से विद्यार्थी, संस्कृत की भाषा है लेकिन भाषा समझ में आ रही है, काक चेष्टा यानी कौवे की तरह विल पावर, विल से काम नहीं चलेगा, विल पावर, डिजायर से काम नहीं चलता। कई बार कहते हैं डिसीजन से काम भी नहीं चलता, सबसे ऊपर होता डिटर्मिनेशन। डिजायर चेंज नथिंग, डिसीजन चेंज समथिंग, बट डिटर्मिनेशन चेंज एनीथिंग, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करें से कुछ तो करें। सबसे पहले आपने कमिटमेंट कर लिया, यार मुझे बेस्ट करना है, कौवे की तरह विल पावर रखनी है। दूसरा, बको ध्यानम, बगुले की तरह पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अरे बगुले से अच्छा हम और अपना एग्जाम्पल बोले, अर्जुन की तरह, वो भी महाभारत के अर्जुन की तरह हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अर्जुन कौन? जैसे बाहर की दुनिया, ये जग जंजाल, माया जाल, बाहर के किसी की प्रेजेंस महसूस नहीं होती, बस आपको आगे के सफर में केवल जो भी समय है इसमें अपने को महाभारत का अर्जुन बनाना है। तीसरा, हमारे जीवन सफर में 2 ही मुलाकात, दिन और रात। तो हमारा जो रात सोने का टाइम है उसमें ऐसा नहीं कि हमें को जगा रहा है। हम अगर वास्तव में सजग होकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हम ये भी नहीं कह रहे नींद हमारी उड़ गई, ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर नींद भी जरूरी है, साउंड स्लिप भी जरूरी है। लेकिन नींद कैसे होनी चाहिए विद्यार्थी की? श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह चौकन्नी नींद होनी चाहिए। आपको मालूम है, कुत्ते के पास अगर सो रहा हो, कितने भी आप दबे पांव जाओ, वो जग जाता है। कई बार कहते हैं ना, घर में चोरी करने से घुसता है, लेकिन उसको भी दबे पांव होता है, लेकिन वो कितना भी दबे पांव आओ, कुत्ता तो जग जाएगा। इस रखवाली के लिए हमेशा घर में कुत्ता पाला जाता है। आपके अंदर वो गुण विद्यार्थी की सजग नींद, चौकन्नी नींद, खट उड़ गए और अपने जो भी रूटीन के साथ सोच रखा है उस पर जुड़ गए, लग गए। हर दिन वही करना है और रात को ढंग से स्लिप साउंड लेनी है। जितना अच्छा सोगे उतना अगले दिन उतना अच्छा करोगे। कभी भी चेक कर लेना, जिस दिन रात को अच्छा सोगे उसके अगले दिन पढ़ाई अच्छी होगी। दिन भर अपने को, अब आता है ये टाइम, कहते हैं अंग्रेज बोल गए टाइम इज मनी, अंग्रेज बोल गए हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, लेकिन मैं यहां बोलूंगा टाइम इज बेटर देन मनी, क्योंकि मनी तो हाथ का मेल है, लेकिन इस समय, आज तारीख हमारी 11 जून 2021 है। हम में से कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले, आज ये दिन गया नहीं, हमारे जिंदगी में वापस कभी 11 जून 2021 कोई ला नहीं सकता। इस समय को कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। समय हाथ में रखी हुई एक मुट्ठी में रेत की तरह, कब रिश्ती जाती मालूम नहीं पड़ता, फिर हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए हमें समय के हिसाब से टाइम इज बेटर देन मनी, ये ध्यान रखना चाहिए। आज हमारा कोई पैसा घूम जाता है,
कहीं अगर आपका सिंपल बोलो 100 का नोट अगर गिर गया तो घर में कैसे ढूंढना चालू कर देते हो। और मान लो आपको किसी ने उनको शुभाशीष के रूप में आपको आपकी बर्थडे पे दिया हो, लेकिन कैसे ढूंढना चालू कर देते हो। ऐसे आपको अपने समय का भी इतना अनमोल है और जिसकी गजब की ताकत होती है उसका भी ऐसे पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं टाइम किलिंग एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 गुण हो गए और आगे के 2 हैं जो आपको व्यवहार में लाना है। अल्पहारी, गृह त्यागी। अल्पहारी का मतलब इस समय हमको बॉडी का स्टेमिना बना रहे, प्रॉपर रूप से एक जो गैप होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जिस तरह की डाइट चाहिए मौसम के अनुसार, बैलेंस डाइट, एक आपकी हाइजेनिक डाइट, हाइजेनिक मतलब बाहर का खाना ही नहीं है, जो भी खाना घर का खाना है, बैलेंस डाइट, और उसके साथ साथ कब हैवी खाना है, कब क्या खाना है। आपको सबने सुना होगा, अंग्रेजी में कहते हैं हैव ए ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, हैव ए लंच लाइक ए किंग एंड हैव ए डिनर लाइक ए बैगर। समझदार को इशारा काफ़ी है। रात को हमेशा बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, भिखारी की तरह, जैसे कुछ मिल जाए तो मिल जाए ठीक है, अदरवाइज रात बहुत हल्का। और अभी हमको मालूम है कि दिन में 2 से 5 एग्जाम का टाइम है, तो हमें दिन में भी इस समय आगे सफर में भारी भरकम नहीं खाना है कि हम घोड़े बेच के सो गए और 2 से 5 हमारे सोने की आदत पड़ गई। तो यहाँ पर इसके लिए भाई अंदर से कमिटमेंट कर लिया। जो भी समय है, अभी समय हमको जो दिख रहा दिनों में, अभी आपको लगेगा दिन क्या, आवर्स ही बहुत होते हैं, लेकिन आपने तय कर लिया कि यार हमको दोपहर में 2 से 5 एक्टिव मोड में रहना है, इसलिए इस समय के हिसाब से अपने को तैयार कर लिया कि दिन में भी भारी भरकम नहीं खा लिया। वैसे ही गर्मी का टाइम में, गर्मी के मौसम में कहते हैं खाने के कंपेयर में पीने पे ज़्यादा जोर दो, आप ज़्यादा इस समय पानी पियो, हाइड्रेशन का ध्यान रखो। वैसे आपको मालूम है कोरोना में हाइड्रेशन हमारा अच्छा रहना चाहिए। दूसरा, आप और तरीके जैसे कि नींबू पानी है, नारियल पानी है, मौसमी का जूस है, पुदीने का जूस है, दही की छाछ है, कैरी की आँच है, ये 5-7 तरह के जो आपके लिक्विड, इनका ज़्यादा सेवन करो। हमेशा इन चीज़ों से आपकी बॉडी में ताजगी रहेगी। जब भी हम जूस पीते हैं ना, जूस का मतलब ही है ताजगी आती है। कभी कोई सा गन्ने का रस पी के देख लो 1 गिलास, अरे यार मजा आ गया, क्या ताजगी लगती है। और वो गन्ने के रस के जगह कोल्ड ड्रिंक पी के देखो, पहले वो आपका कोई भी थम्स अप, कोका कोला, सब बकवास चीजें, लगता है डकारे आ रही, डकारे किसकी आ रही है, जो हमको धिक्कार रही है। हमारे अपने लिए जो खास इस जीवन के टेस्ट को इस बार कंट्रोल करना है बच्चों, और कुछ समय के लिए। तो ये हो गया अल्पहारी, इस जीवन के टेस्ट से बचना है। इस समय भारी भरकम में ये जो मैदा होती है ना, जो आजकल के फास्ट फूड में अधिक मैदा लगती है, भले वो पिज्जा हो कि बर्गर हो या आपके मैगी हो, कुछ भी हो, ये सबसे ही बचना है। आगे आराम से खाना, पक्का भी तय कर दूंगा कि आप जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, कोई रोक नहीं सकता, वो प्रूफ करके उठूंगा। इसलिए आपसे लिखा है आई विल डू माई बेस्ट, फिर आप अपने आप बोलोगे आई विल बी विनर, और लास्ट में बोलोगे आई विल विन। आपके अंदर इतना विश्वास आ जाएगा। गृह त्यागी का मतलब क्या है? गृह त्यागी का मतलब इस समय घर में किसी भी तरह के, घर से बाहर नहीं निकलना है कि निकल गए साहब जंगलों में चले गए, वो नहीं। ऋषि मुनि योगी तपस्वी की तरह नहीं, वो व्यवहार जो उनका होता है वो सोचना है। उन्हें कोई भी तरह से मतलब नहीं कि आज कौन सा किसका त्योहार है, किसका आज बर्थडे है, किसकी आज शादी की सालगिरह है, कोई किसी के घर में शादी है क्या, कौन सा त्योहार है, कौन सा वार है, कौन परिवार है, उन्हें किसी मतलब नहीं होता। उन्हें केवल मतलब होता है अपनी जो ललक लगी हुई है, सनक चढ़ी हुई है, जो एक ध्येय, एक टारगेट, एक गोल डिसाइड कर रखा है, उसमें बिल्कुल उनकी सनक टॉप लेवल पे होती है। बाहर की कोई एक्टिविटी उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। वो है योगी तपस्वी ऋषि मुनि, वो है गृह त्यागी। आपको इस समय घर में कोई भी एक्टिविटी हो, आप सबसे अपने को बचाइए। एक की एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है, वो खुद की शादी। आपको अपनी शादी में आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बाकी सब होता रहेगा। और बाद में जिससे मिलना तो अपने नाम के आगे शान से बोलना, डॉक्टर लगा के पुकारो, भाई डॉक्टर फर्स्ट ईयर MBBS लग चुका है मेरे नाम के आगे। ये अगर आपने 2 अल्पहारी गृह त्यागी को भी अपने व्यवहार में लिया है तो बच्चों अभी प्रूफ कर देता हूं, समय कभी मत देखो कितना रह गया, क्योंकि समय देख के लगता है समय छोटा रह गया। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको लगेगा जब वो विद्यार्थी जीवन में ऐसा कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। आप सबने सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आज भी अगर उन्हें याद कर दे तो मन करता है करे सलाम। जब विद्यार्थी थे, टीचर भी थे, बहुत ट्रू टीचर भी थे, लेकिन जब विद्यार्थी थे तो आपको मालूम है पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मेधावी छात्र थे और पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आते थे। मैं सीधे ले जाता हूँ, जब फर्स्ट करते करते IIT मद्रास पहुँच गए थे, और IIT मद्रास जिसका चेन्नई कहते हैं, वहाँ हर सेमेस्टर में टॉप करके
आराम से कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया। जो कॉलेज के अंदर उनके पास प्रोजेक्ट था तो उनके कोच थे डॉक्टर श्रीनिवासन। बच्चों ध्यान से बात सुनना, और कोई इसे चेक करना चाहे तो उनकी बुक से विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उसमें साफ बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए यह दृष्टांत उन्होंने लिखा है। तो पढ़ाई में अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, तो एक प्रोजेक्ट में उनको लीडर बनाया गया और उनके कोच श्रीनिवासन ने बोला कि यह आपको एरोडायनेमिक सिस्टम के हिसाब से एयरक्राफ्ट की डिजाइन करनी है और कलाम तुम्हारे पास तुम्हारी टीम के लिए 3 महीने का समय है। अब यहां से ध्यान से बात सुनना, क्या बोला? 3 महीने का समय है। 3 महीने का समय दे दिया और कुछ ऐसी स्थिति उनके परिवार में रही, माता पिता की तबीयत इतनी बिगड़ी कि घर के सारे काम उनको करने पड़े। 3 महीने कैसे निकल गए, 3 महीने कैसे निकल उनको मालूम ही नहीं पड़ा। और एकदम उनके लिए बुलावा आया कि बुलाया कोच ने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो भाई, क्या है? तो कलाम साहब बोले कि मैं तो उसको टच भी नहीं कर पाया, देख ही नहीं पाया। परिवार की ऐसी प्रतिकूल स्थिति थी, ऐसी विपरीत स्थिति थी, मेरा वहां पहले मौलिक कर्तव्य था अपने पेरेंट्स को संभालना जरूरी। सबसे ज्यादा हमारे सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय, रेस्पेक्टेड, डियरेस्ट, नियरेस्ट कौन होते हैं? पेरेंट्स। बोले तुमने अपनी जगह कर्तव्य निभाया, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम कुछ नहीं है, हमें करना है, मैं तुम्हें केवल 3 दिन का टाइम देता हूं। क्या बोला? एकदम 3 महीने से सीधे बोला 3 दिन का टाइम देता हूं। कलाम, अगर तुम अपने टीम के लिए कर सकते हो तो करके दिखाओ, 3 दिन का समय, केवल 3 दिन का समय। बोले हां, और बात खत्म। बोले ठीक है साहब, मैं कोशिश करता हूं। चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जदोजहद से पीछे पड़ गए। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, तीसरे दिन सुबह सुबह उनके वही कोच प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवासन मॉर्निंग वॉक पे घूम रहे थे। मॉर्निंग वॉक घूमते घूमते लगा, हॉस्टल में रहते थे कलाम साहब, अभी मैं कलाम बोल रहा हूं कि स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो अपने विद्यार्थी कलाम के बोले चलो रूम में जाके देखते हैं क्या हुआ। रूम में पहुंच गए, एक एक शब्द शाश्वत सत्य बोल रहा हूं बच्चों, एक एक शब्द। रूम में जाके देखते हैं, रूम में कोई नहीं है, टेबल पर एक डिजाइन तैयार है। वो डिजाइन को देखते हैं, वो डिजाइन पूरी तैयार है। श्रीनिवासन अवाक रह गए, अचंभित रह गए, अभी तीसरा दिन पूरा नहीं हुआ और डिजाइन तैयार है। वो खड़े खड़े उसको निहारते रहे। कलाम साहब बाथरूम में, वॉशरूम में गए तो बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, कलाम तुमने क्या कर दिया, कमाल कर दिया, 3 दिन भी नहीं उससे पहले डिजाइन को तैयार कर दिया। अरे तुम क्या हो, तुम बहुत ऊंचाई तक जाओगे। और आगे बढ़ के उनका आलिंगन कर लिया, गले से चिपका लगा के बिल्कुल चिपका लिया अच्छी तरह से। बोले कलाम, अपने छोटे से टीचर को मत भूल जाना, तुम बहुत ऊंचाई तक जाओगे, तुम्हें मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और फवक फवक के उनके कंधे पे रोने लगे। जो 3 महीने में नहीं कर पाए थे, जब उनको चैलेंज मिला 3 दिन का, तो 3 दिन भी पूरे नहीं होने दिए। 3rd डे स्टार्ट हुआ था और मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम, तब तक डिजाइन तैयार हो गया था। इसलिए प्रूफ होता है समय कभी छोटा नहीं पड़ता, हमारी सोच छोटी हो जाती है। इसलिए कहते हैं छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जब हमारी सोच छोटी हो जाती है तो हमारा मन भी अंदर से टूट जाता है। बोले अब कौन करे यार, क्या करे। और जब मन तैयार नहीं होता, मन का किसी काम से योग नहीं होता, जब मनोयोग नहीं होता, तो फिर कोई भी काम नहीं होता। इसलिए समय को मत सोचो, केवल आज देखो और ये देखो। अगर मैंने तय कर लिया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण में अपने साथ, 3 लक्षण तो शुरू में पढ़ते समय और 2 लक्षण अपने अल्पाहारी गृह त्यागी को व्यवहार में लाऊंगी, तो फिर ये तो आपके शिक्षा के खास जो विद्यार्थी के आपके गुण हो गए। अब जो आपको बनना है डॉक्टर, जाना चिकित्सा में, तो डॉक्टर के गुण क्या है वो समझ लो। अब पहले आपको बता दूं, आप इस डॉक्टर के हिसाब से अभी जो टॉपर स्टॉक हुआ 30 मई को, वो सेशन देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। जिन्होंने कभी स्कूल में क्लास में फर्स्ट रैंक नहीं आई, एक भी बार झूठ नहीं बोल रहा बच्चों, 30 मई को उठा के देख लेना, एक बार भी फर्स्ट रैंक नहीं आई, उन्होंने आराम से नीट को टॉप कर दिया। सिलेक्शन तो बहुत आसान है। तो अभी मैं यहां पे कह रहा हूं, वो आप आराम से जब चाहें टॉपर स्टॉक को। अभी मैंने एक मस्ती की पढ़ाई की हिसाब से पढ़ाई की, मस्ती की पाठशाला, बच्चे रहोगे तो पढ़ाई को मस्ती में करोगे, उसको भी लिया, उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं यहां प्रूफ कर रहा हूं
कि आपके लिए इस समय अगर आपने तय कर लिया कि डॉक्टर बनना है, तो मान के चलो केवल एग्जाम आपके डॉक्टर के गुणों की टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो आपका है वो कितना आसान है। पहले डॉक्टर के गुण क्या होते हैं, डॉक्टर के गुण, क्योंकि डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, तो आप जानते हो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और फिर जब स्टार्ट करे बात तो प्यार मोहब्बत से बात करे, ऐसा लगे कि उसके मुंह से शहद टपक रहा हो, इतना प्यार मोहब्बत से बात करो, बोले मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना, ऐसा हो डॉक्टर। और फिर काम करना चालू करे तो कंट्रोल भी रखे, पेशेंस भी रखे और कॉन्फिडेंट भी रखे। एबल भी होना चाहिए लेकिन कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल बहुत जरूरी चीज है। कई बार ये ऐसा फील्ड है, मेडिकल प्रोफेशन, कई नीचे आ जाती है, कभी मालूम पड़ा आपका स्वाइन फ्लू आ गया, कभी कोरोना आ गया, इससे पहले कुछ और आया था। ये जब नए नए ऐसे वायरस आ जाते हैं तो सबके लिए चैलेंज हो जाता है। एक साल तो इनको समझने में लग जाता है कि क्या है, कई तरह के इस पर रिसर्च चालू हो जाती है, वो सब चीज़ें। लेकिन जो चीज़ इनफैमिलियर स्ट्रेंज है तो उसमें अपने साथ से ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दो, क्योंकि पेशेंट को हो गया है, आप उसके ऊपर प्रयोग चालू कर दो, गलत है। तो वहाँ कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल जो रखेगा वही पेशेंस बरत पाएगा, ताकि जो सामने उसको ढंग से टाइम देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, उसको ढंग से करना है, उसका इलाज पूरा ढंग से पॉजिटिव करना है, उसमें पूरा अपना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो अगर ये डॉक्टर के गुण हैं तो फिर आप डॉक्टर बनेंगे। अभी आपको प्रूव कर दे कैसे आप डॉक्टर बनेंगे। अब पढ़ाई पे आ जाओ, फिर आपके आराम से जितने क्वेश्चन आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं। आपके सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन। सब तैयार है? डिसिप्लिन मतलब विद्यार्थी के हिसाब से वो 5 गुण आएंगे तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। दूसरा, अब आगे के समय में समय को छोटा मत देखो, जो भी समय समर्पित कर दो, अपने को डेडिकेट कर दो, डिवोटेड कर दो। और डेडिकेशन और डिवोशन हमेशा सक्सेस को मार कर देती है। और फिर उसके बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन लेके चलो। ये 3D हो गए हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डायरेक्शन। इसलिए बच्चों आज इसको हमने नाम दिया है हैव विटामिन D3। आपको मालूम है आज लोगों के हर के पास विटामिन D3 तैयार से नहीं मिलता, क्योंकि विटामिन D3 कहां मिलता है, जब धूप में बैठना पड़ता है। लोगों की आदत ही नहीं धूप में बैठने की। अब तो हर जगह देखो एसी, घर में रूम में एसी, आप बाहर निकले गाड़ी में बैठे उसमें एसी, आप क्लासरूम में गए वहां एसी, ऑफिस में गए जहां भी गए एसी, और एसी की तैसी कर रखी है एसी ने। अभी इसलिए कोरोना ने फिर सिखाया हमको एसी से बचो, ये सब सिखाने आया कोरोना हमको। कंट्रोल करो, डिसिप्लिन लाओ। अभी सबने क्या बोला, जब बहुत आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलो। क्या है? डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। और अभी भी हमको लग रहा है कि इसकी एक लहर गई कि दूसरी लहर जा रही है कि अब तीसरी आने वाली, जो भी कितनी भी गिनती क्या है, लेकिन सबसे पहले आप अगर डिसिप्लिन में हो, यानी कि बचाव कर रहे हो, तो बचाव से बड़ा कोई उपचार नहीं है। ये सिखा के जा रहा है कोरोना। और अभी बार बार बोलता है अभी गया नहीं हूं, अभी भी बाहर हूं। इसलिए हर जना बाहर निकले तो बहुत आवश्यक तो निकले। ये डिसिप्लिन का पार्ट है, ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। तो ये अपने कोरोना वाली बात जो है इसको यहां पे ले आओ। अगर आपने तय कर लिया तो देखो पढ़ाई कितनी आसान है। डिसिप्लिन हो गया, डेडिकेशन हो गया और डायरेक्शन हो गया, तो आपके अंदर जो गर्मी है, अंदर जो आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, वो आपके अंदर विटामिन D3 हमेशा रखेगा पढ़ाई के लिए। हमें बाहर धूप में नहीं बैठना है, वो अलग चीज़ है। मेडिकल का आपका टर्म विटामिन D3 अलग है। अब देखिए पढ़ाई, आज आपकी जो पढ़ाई है आपके फेवर की पढ़ाई है। जिस एग्ज़ाम को आप अपीयर करेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल फ्री कर दिया है। पहली बार ऐसा किया है, 12 बोर्ड कैंसिल, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, लग जाओ। पढ़ाई भी कैसी, 11 12th 11 पढ़ाई जो होती है ना, अधिकतर बच्चों की पढ़ाई कमजोर रह जाती है। आप भी जानते हो 11 लोकल एग्जाम होता है, एक समय के साथ 11 पहले होती, बाद में 12, फिर 12 के साथ एग्जाम देते हैं, तो एक साल पुराना हो जाता है। और पढ़ने में हम इतना सीरियसली पढ़ते नहीं है, क्योंकि लोकल एग्जाम होता है तो उसमें रिजल्ट कुछ भी चाहो आ जाता है। आप समझो, ऐसा है, लोकल एग्जाम है, वो बोर्ड नहीं है, तो उस हिसाब से हम इतना ढंग से नहीं पढ़ते। लेकिन वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसके ऊपर आते हैं। तो 11 को तो फोकस करना ही है। और 12th और 11 12th दोनों चीज आपका जो बेसिक सिलेबस है उसमें ये तो ध्यान रखना कि जो बुक है NCERT वो आपके लिए फैमिलियर है। और आपके लिए 11 12th
में जो 11th है उसको ज़्यादा टाइम देना है और 12 को एक रिवाइज करना है। लेकिन इतना सा कह दूं, जो आपका मेन सोर्स एनसीईआरटी है इसको आप नोट कर सकते हो, एग्जाम पेपर चेक करना तब दिख जाएगा। एनसीईआरटी की जो आपकी 11-12 की एनसीईआरटी है उसको अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो 80% तो आपका पेपर वहीं कवर हो गया, 80%। अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। कभी ये नीट के नाम से हो रही, पहले एआईपीएमटी के नाम से हो रही, जब से 10-12 साल पुराने पेपर। एक बात बोल रहा हूं पक्की, एजुकेशन सिस्टम पैनल पेपर फ्रेमिंग के लिए जिनको भी क्वेश्चन बनाने के लिए भेजता है वो उनको पुराने पेपर देता है 10-12 साल के, और कहते हैं कि बच्चों के टेस्टिंग के लिए आप बनाइए पेपर, क्वेश्चन बनाइए। इसी तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। बच्चों को हमें टेस्ट करना है, बच्चों को हमें कोई पीएचडी नहीं करानी है, हमें टेस्ट करना है। जैसे किसी लाइन में करंट जारी है, हमें चेक करना ये नहीं कितने एम्पीयर करंट जारी है, हमें ये देखना लाइन चालू है कि नहीं है। तो टेस्टर क्या करता है, लगाओ, लट्टू जल गया, लाइन चालू है, आगे बढ़ो। दिवाली पे अपन सीरीज लगाते हैं, कभी लट्टू नहीं जलता तो क्या करते हैं, टेस्टर चेक करता है कहां तक करंट आ रहा है, बस वही वाले, ये तो कितना एम्पीयर करंट आ रहा है। तो एग्जाम बस टेस्टिंग का काम करते हैं। तो उनको पुराने पेपर देते हैं, वो इतनी ज्यादा दिमागी ताकत नहीं लगाते, उनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो अगर आपने 10 साल के भी पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख लिया तो आपका 10% तैयारी और जुड़ गई, 90% हो गया। मुस्कुराओ, सिलेक्शन तो हो गया आपका। अब इसमें केवल चीज क्या चाहिए, जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए और टाइम पे हो जाना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। उसमें भी टॉप पे एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी ये है कि हमको वहां लालच नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने किसी बच्चे से ये नहीं सुना, बच्चों काश मैं एक क्वेश्चन और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ना, ये कईयों से सुना है, काश मैं क्वेश्चन कम करता तो आज एलन के विक्ट्री फंक्शन में एज ए डॉक्टर पूरे सीना तान के अंदर जाके पार्टिसिपेट करता, उसमें सम्मिलित होता। यानी बात किसकी आ रही है, कंट्रोल करो, जो आता है उसको तसल्ली से यानी पेशेंस से ढंग से करो, वो एक्यूरेसी लानी है, एफिशिएंसी लानी है। अपनी तैयारी को इस तरह से पूरा वसूल करना है कि आता हुआ टाइम पर सही हो जाना चाहिए, टाइम पर यानी छूटना भी नहीं चाहिए, और सही मतलब गलत भी नहीं होना चाहिए, यानी सबसे टॉप पर एक्यूरेसी। अब टाइम का मतलब टाइम मैनेजमेंट, और वो सब किससे आता है, जो प्रैक्टिस करेंगे आप। ये दो चीज स्पीड एक्यूरेसी, इसके भी अलग से टेस्ट कराए जाते हैं। हर तरह के खेल होते हैं, ऐसे हर तरह के यहां टेस्ट होते हैं। स्पीड टेस्ट ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, एक्यूरेसी टेस्ट कि आपका कोई भी आता हुआ गलत ही नहीं हो, क्यों भाई नंबर लाने। और यह भी मालूम है हर क्वेश्चन के नंबर बराबर होता है, यह खास बात है आपके एग्जाम की। ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपका और ऑब्जेक्टिव पैटर्न जे एडवांस का जमीन आसमान का अंतर है। यह आपके लिए बच्चों लक वाली बात है कि आपके हर क्वेश्चन के नंबर बराबर हैं। सही होगा तो बराबर नंबर मिलेंगे और गलत होगा तो बराबर कटेंगे। लेकिन वहां आपको मालूम है, आप जानते हो, अलग अलग, वहां पे तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, वहां पे आपके लिए इंटीजर भी है, अलग तरह से आपके पैराग्राफ मैचिंग वाले क्वेश्चन भी हैं, मैच द कॉलम भी है, कई तरह क्वेश्चन, सिंगल आंसर क्वेश्चन भी है, और अलग अलग उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी अलग अलग तरीका है। कब किसमें कितने कटेंगे मालूम ही नहीं, किसमें नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, वहां तो पैटर्न अनसर्टेन होता है, हर बार बदलता रहता है। लेकिन आपके लिए तो ये फिक्स कि क्वेश्चन सही होगा तो नंबर +4 और गलत होगा तो -1, सीधी सी बात है। अब समझदार को इशारा काफी है। ये सोच लो यार, मेरे पास 3 घंटे का समय, मुझे जो आता है और मुझे मालूम पड़ गया 80% तो एनसीईआरटी और 10% प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, 90% तैयार हो गया। आज ही अपने आगे जब यहां से उठोगे ना तो लिख सकते हो आगे की तैयारी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस डॉक्टर, और फिर अपना नाम लिख देना। जब पिच पे उतर जाते हैं ना खेलने के लिए तो प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ काम नहीं आता। एक बार वर्ल्ड कप में इंडिया को एक छोटी सी टीम ने, जो कभी वर्ल्ड कप खेली नहीं, उसने, बरबुड़ा क्या नाम था उसका, ऐसा कुछ नाम था, पता नहीं, बरबुड़ा याद रहा, जो भी, उसने हरा दिया। ओ भाई इंडिया वाले उसमें आ गए, यार ये क्या हो गया। और बाद में घर में आराम से बाद में पूरे होमवर्क हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि ऐसे अपनी हिंदी अगली बार ना हो जाए भाई।
जो टीम पहली बार क्वालिफाई कर पाई वर्ल्ड कप के लिए, वो एंटर करी, उसने हरा दिया। कि उसने क्या देखा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट गलत है, अंडर कॉन्फिडेंट गलत है, कॉन्फिडेंट शुड बी कंसिस्टेंट। आप आराम से अपने लिए दो बातें, स्पीड, एक्यूरेसी, वापस में आ जाओ। 80% तो एनसीईआरटी, 10% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, 10 साल बहुत है। और फिर आराम से जो आता है उसी को तसल्ली से करना है। जो क्वेश्चन आपके लिए बना है वो आपसे कहता है, बड़े प्यार से बात कहता है, मैं तुम्हारे लिए बना हूं, पहले तुम मेरे हो जाओ फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। क्या बोलता है, पहले तुम मेरे हो जाओ फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या कहता है, हमको किसी को अपना बनाना है तो उसको समय देना पड़ता है। वो कहता है बस मुझे ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लोगे मैं समझा दूंगा, फिर तुम अपने आप सोच के कर दोगे। मैं समझा दूंगा कि तुम्हारे यहां का है या यहां के बाहर का है। अगर यहां नॉलेज है तो क्वेश्चन जैसे हम ढंग से पढ़ते हैं और फिर हम आराम से पैरेलल में उसके साथ जो नॉलेज उससे इंटरेक्शन होकर समझते हैं और कंक्लूड कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए है या आउट ऑफ सिलेबस है। कौन कह रहा है, कंप्यूटर एग्जाम कभी नहीं बोलेगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन नहीं किए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, निकाल देगा ना, कभी नहीं बोलेगा। आप जो करें वो कॉन्फिडेंस से करें, जो करें कंट्रोल से करें, जो करें पेशेंस से करें। यानी मैं तो कह रहा हूं आप तो डॉक्टर बन के चलो और क्वेश्चन को पेशेंट मान लो। आज से आपने अपने नाम क्या क्या लगा दिया, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और डॉक्टर, तो आज से मान के चलो कि आप नेचर में डॉक्टर बन गए, तो सामने जो क्वेश्चन है वो कौन है, आज से पेशेंट है। अब उसका इलाज करो। ध्यान रखना, डॉक्टर बनने के बाद एक भी भूल अलाउ नहीं होती और एक भी गलती माफ नहीं की जाती। डॉक्टर के गुमनाम होना अच्छा है, लेकिन बदनाम हो गया ना तो पूरा शहर नहीं छोड़ता है। इसलिए डॉक्टर का साइन पॉजिटिव रखा है, वहां नेगेटिव अलाउ नहीं है। हमको इस समय आज बोलते हैं ना, कहते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव बट स्टे नेगेटिव। कोरोना ने आजकल कर दिया स्टे नेगेटिव। स्टे नेगेटिव कब, जब स्टे एट होम डोंट रोम स्टे एट होम डोंट रोम, बाहर नहीं निकलो, घर में रहो। लेकिन यह डॉक्टर का साइन पॉजिटिव है, इसलिए आपका तो साइन इतना अच्छा जो आपको बता रहा है भाई हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव कब होता है, जब हम लालच में आ जाते हैं। और कहते हैं बचपन सिखाया है लालच बुरी बला है। माना हर कोई इससे नहीं टला है, लेकिन जो टला है उसमें कला है, क्योंकि वो जानता उसी में उसका भला है। इसलिए पॉजिटिव साइन आपको बता रहा है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हैव कंट्रोल। अब मत बोलना सर क्या करे कंट्रोल नहीं होता। इसलिए बचपन की बात दिखा दी है, डोंट बी ग्रीडी, यू शुड बी नीडी। नीड क्या है, हमें अपने लिए नेगेटिव को रोकना है, हमें कंट्रोल करना है, हमें जो आता है उसी को ढंग से तसल्ली से करना है, पूरा प्रॉपर उसको टाइम देना है, पेशेंस रखना है। अब बताओ फिर नंबर कहाँ गलत होंगे, कहाँ कटेंगे। बड़ी मेहनत से नंबर आते हैं और हल्का सा भी नादानी करें, हल्का सा लालच में फंस जाएं, कट नंबर कट जाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए इस एग्जाम में कट ऑफ रखा जाता है। इन एग्जाम में ये नहीं होता डिस्टिंक्शन फर्स्ट डिवीजन ना, इसमें कट ऑफ होता है। और ये कट ऑफ क्या होगा, प्रीवियस ईयर उससे कुछ कनेक्शन नहीं है। अगेन ये इसका भी पास से कनेक्शन नहीं, पेपर होने के बाद मालूम पड़ता है। हाँ, लेकिन ये लग जाता है कि लास्ट टाइम 720 आउट ऑफ 720 आ गए, क्यों, क्योंकि पैंडेमिक कंडीशन थी, लॉकडाउन कंडीशन थी, तो अपने आप सिस्टम में चलता है यार। बच्चे लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे होंगे, तनाव चल रहा होगा, अनिश्चितता चल रही होगी, कभी बंद हो रहा है नहीं हो रहा, पेपर को इजी रखो। पेपर इजी रखा गया तो कट ऑफ भी ऊपर चला गया और टॉपर पहुंच गया 720, हिस्ट्री क्रिएट कर दी उसने। पहली बार ऐसा हो गया। लेकिन इस बार भी कंडीशन वही चल रही है, तो आपको समझदार हो गए, पेपर इस बार भी आपके लिए इजी आने वाला है। ये अवसर ही बारी बार नहीं आएगा, पेपर इजी आएगा इस बार। इस बार तो केवल खेल है, नोट कर लो, एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। और उसका तरीका बता दिया, लालच मत करना, जो आता है उसको ढंग से करना। और 90% मैंने आपको बना दिया है, 80% आपकी एनसीईआरटी और आपका 10% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब आप जहां पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई भी आपका सिस्टम हो, कोई आपका मेंटर हो, कोई आपका एजुकेटर हो, कोई आपका टीचर हो, कोई आपका मोटिवेटर हो, कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम हो, उसको समझना चाहिए कि बच्चों की नीट की नीड क्या है। और नीट की नीड इस समय दिख रही है हर बच्चे के लिए। जो बच्चा 12th इस समय रनिंग था,
जो पिछले साल 2020 में 12 कर चुका था और एक साल पहले 2019 में कर चुका था, हर को मालूम है यार मैंने 11 को यार थोड़ा ढंग से नहीं देखा, हर अपने मिरर को जानता है। इसलिए एलन इस चीज को समझता है कि बच्चे के लिए 11 दूर हो गई है, इसलिए 11 को फोकस करके पास लाना है। कोई जो दूर चल जाती ना तो उसको पास लाना है। हम 11 पास है, हमको मालूम है भाई, ये तो मालूम है ना। आप तो ये मानो 11 भी पास हो 12 भी पास हो, ये तो नहीं भूल जाओगे सर मुझे मालूम नहीं है सर मैं 11 12 पास हो कि नहीं। अगर आपके ऊपर कभी घबराहट, बौखलाहट, डर, ये जितने भी फोबिया, एंजाइटी अगर ये हावी हो जाए ना तो कहते हैं इंसान डर में, घबराहट में, बौखलाहट में, छटपटाहट में तो अपना नाम तक भूल जाता है। किसी इंसान के लिए अपने नाम से आसान कोई चीज नहीं होगी, ये तो समझते हो ना। एक एग्जांपल देता हूं मस्ती की बात, थोड़ा भी शाम का समय रखा ताकि आप चीज को समझना। हमारे एक सर हैं HOD बायो, डॉक्टर KG वैष्णव सर, उनके एक दोस्त के साथ घटना घटी। वो बूंदी में जब अपने बायो के हिसाब से प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उनका दोस्त भी प्रैक्टिकल कर रहा था। प्रैक्टिकल में उनका आ गया काकरोच, दोस्त के, सर के साथ नहीं, डॉक्टर KG वैष्णव सर के साथ नहीं, उनके दोस्त के साथ। बिल्कुल ये चरितार्थ एक बिल्कुल सत्य घटना है। अब कॉकरोच का प्रैक्टिकल आ गया, उससे कॉकरोच हुआ ही नहीं, परेशान हो गया कॉकरोच से। अब तो प्रैक्टिकल टाइम खत्म हो गया, अब वाइवा का नंबर आ गया, तो उसने अपनी थ्योरी के हिसाब से कॉकरोच की हर बातों को याद करना चालू कर दिया। अब मान लो उसका अल्फाबेट के हिसाब से नंबर 10 पे उसको बुलाना था वाइवा में। अब यहां से ध्यान से बात सुनना, तो अपनी तैयारी तो कर ही रहा जो जो उसको आता है। अब जो जाता ना वो जैसे बाहर आता, तेरे से क्या पूछा, तेरे से क्या पूछा, अच्छा ये पूछा, वो पढ़ना चालू कर दिया। अगला गया, तेरे से क्या पूछा, ये पूछा, अच्छा पढ़ना चालू कर दिया। करते करते जो जाता बाहर आता उससे पूछा क्या पूछा, ये पूछा, पढ़ना चालू कर दिया। करते करते उसका खुद का नंबर आ गया, और जब उसका नंबर आ गया और इतना हड़बड़ा चुका था, इतना अंदर से घबराहट, बोखलाहट, छटपटाहट थी कि जब अंदर गया और उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला काकरोच। दिस इज फैक्ट। इंसान घबराहट, छटपटाहट, बोखलाहट में, डर में, एंजाइटी में, फोबिया में, फियर फैक्टर में अपना नाम तक भूल जाता है। इसलिए कभी डर है लेकिन डर को हावी मत होने दो। इसलिए कहते डर के आगे जीत है, जिसने डर पे कंट्रोल कर लिया उसकी जीत पक्की है। इसलिए 11 12 पास हो, बोलो 11 12 पास क्या, हमारे तो ये एग्जाम ही हमारे बहुत पास है, क्योंकि हमारे फेवर का है ना, हमारी एनसीईआरटी से बना रहा है पेपर, हमारे को फेवर कर रहा है। जो हमारी एजेंसी एनटी वो हमको फेवर करती है। अरे और बताऊं छुपी हुई बात, पैनल ऑफ एजुकेशन कहता है 12th अप्रैल बच्चे की एनसीईआरटी उसको प्रमोट करना है। इसलिए अधिकतर 12 बच्चे जो एनर्जी भी अच्छे रखते हैं यूं निकलते हैं, मालूम नहीं पड़ता, हल्के फुल्के में निकल जाते हैं। और जब बच्चों को एक बार नहीं होता ना तो अगली बार जो होते हैं तो कई जीव ऐसे मिलते हैं, हाँ भाई 2019 में की थी 12th, 2018 में की थी, 2020 में करी थी। वो जी ऐसे भी होते जो आपको बाद में हतोत्साहित करेंगे, हमें देखो अभी 2 साल से लगे तो भाई 1 साल ही लगा, भी तो 1 साल लगाना पड़ेगा भाई, मजाक है क्या, ऐसा थोड़ी भैया, ऐसा थोड़ी हो जाता है, 1-2 साल लगाने पड़ेंगे। हमें देखो 2018 से कर रखी 12 कर रहे हैं, कर अभ्यास के जड़ तो सुजान शायद हो जाए नहीं। जब ये ऐसे लोग होते हैं ना, इनकी गाड़ी चलती है लेकिन इनकी गाड़ी में जो ट्यूब होती है ना, ट्यूब में जो वॉल्व होता है ना, वो वॉल्व ढीला हो जाता है। और अगर आपने सुना कोई वॉल्व ढीला हो जाए तो उससे धीरे धीरे हवा निकलती रहती है, और धीरे धीरे हवा निकलती तो हर साल इनकी हवा और कम होती जाती और कम होती जाती, ये बाद में गाड़ी चल ही नहीं पाती, इतनी हवा निकल जाती। यहां समझना बच्चों, ये समय की ताकत कि समय अनमोल भी है। समय कोई घाव बढ़ देता है लेकिन अगर समय निकल जाए तो बाद में बहुत दिक्कत भी जाती है। और बाहर के लोग तो हमारे तैयार बैठे हम पे अच्छे तरह टोन कसने के लिए, ड्रॉपर बोलने के लिए, रिपीटर बोलने के लिए। और अभी इस समय ऐसा है कि आप देख रहे हो तो स्मार्टनेस दिख रही है यार, बड़ा आसान एनसीईआरटी, 80%, 10% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और अब देखिए 11 को फोकस करना है। अभी एलन ने जो अपना ये आइडिया क्यों आया, क्योंकि हमने देखा बच्चों को 11th बच्चा बहुत छोड़ देता है। अभी हर जगह पहले 11 पे फोकस कर रहे हैं। अभी आज आपका 11 जून है, 1 जून से पहला एलन सर चालू हुआ 1.0 और 10 जून से कल से स्टार्ट हुआ 2.0। हमने क्या किया, अगर मैं अभी बात करूं ऐसे फिजिक्स टीचर बोलूं तो हमने बच्चों को देखा यार 11 के हिसाब से बच्चों के हर से कितने क्वेश्चन आते हैं, हर लेक्चर में उनके करते करते हर एक लेक्चर 2 लेक्चर में 2-2 क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए। और 11 का अगर मैं बोलूं काइनेमेटिक्स,
जिसमें आपको मालूम मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन, सब तरह की चीज आराम से जो आना है इसके अंदर छूटेगा नहीं। और जब अपन ने पढ़ रखा है ना, जब उसको पढ़ते हैं तो लगता है हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, और जब उसको पढ़ के अप्लाई करते हैं अप्लाई भी हो जाता है, वो घबराहट खत्म हो जाती है। फिर लगता है और हम फालतू में खामा खा डर रहे थे यार, करके देखे तो हो जाता है। तो आराम से साहब 2 लेक्चर में उनका काइनेमेटिक्स पूरा हो गया। उसके बाद आपका चालू हुआ साहब लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, 2 लेक्चर उसमें रखे, एनएलएम फ्रिक्शन सब हो गया इसमें, इनिशियल फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, सब कुछ हो गया। फिर उसके वर्क ऑफ एनर्जी आपका इसके अंदर कंजर्वेशन लॉस, वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर ऑफ मास, ये सब मिला के मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, कॉलिजन, ये मिला के हो गया। क्यों हम 11 को फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को पहले 11 का आना चाहिए कॉन्फिडेंस। ये करते करते 6 लेक्चर हुए, अब लगा यार टॉपिक आपका ग्रेविटेशन है, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो दोनों में शुरू से स्टार्ट करते हैं तो ही कनेक्शन दिख जाता है। और आप 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो एक बड़ी यूनिट है, स्टार्टिंग यूनिट है, और ये ग्रेविटेशन छोटी सी यूनिट है। इसलिए पहले आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों को जहां जहां दिक्कत आती है, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अंदर उसके आर्टिकल्स को सब टॉपिक है, उन सबको आराम से 4 लेक्चर में कवर किया। और उसके बाद जब वो तैयार हो गया तो इसके बाद अभी किया, आज स्टार्ट हुआ ग्रेविटेशन। अगर मैं बोलूंगा अभी आज स्टार्ट किया ग्रेविटेशन, तो उसमें क्या लिया, जो बोलेंगे आपको लगा यही तो दिक्कत आती है। आज आपको ही नहीं करता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, वो तो रात को 2 बजे भी आपसे पूछेंगे तो जी m1 m2 आर स्क्वायर बोल दोगे, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन वही आपसे बोले फैक्टर्स इफेक्टिंग जी, वो फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी फील्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी फील्ड कंजर्वेटिव, ये फील्ड भी कंजर्वेटिव। तो कनेक्शन है, आप देखोगे 100% कनेक्शन है। उधर चार्ज है, 11th में आपके यहां मास था, मास को चार्ज बनाया, पहले मास के साथ से पढ़ा तो ग्रेविटेशन हो गया, और चार्ज के लिए कर दिया उसको चार्ज करके तो बना दिया इलेक्ट्रोस्टैट्स। और आप जानते हो बिना मास के कभी चार्ज नहीं होता, लेकिन बिना चार्ज के आराम से मास हो सकता है। 11th आपका मास और 12th आपका चार्ज, और बिल्कुल दोनों में कनेक्शन, m को q से, उधर आपका g, इधर आपका कूलाम कांस्टेंट, रिप्लेस करते चलो पूरे आपका चैप्टर कनेक्ट हो जाते दोनों। इसलिए पहले किया 12 का, क्योंकि वो 12 बच्चे पढ़ रहे थे अभी हाल, पढ़ते पढ़ते उनको सबके पास फैमिलियर था, उसको किया तो एकदम बोला देखो इससे कनेक्ट आपका 11 का कितना आसान ग्रेविटेशन है, जिसके आपके 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। आज एक लेक्चर में ये खत्म कर दिया, कल आपका आराम से एस्केप एनर्जी और केपलर लॉ खत्म हो जाएंगे, एस्केप वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। तो हर एक दिन 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि हमारा एक आराम से 11 का जो दूर चला गया था वो भी हमारे पास आ गया। कैसा आ गया कि बेस भी तैयार हो गया और अब केस भी कर सकते हैं, नॉलेज भी वापस से रिकॉल हो गई, अब नॉलेज एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये तरीका रखा, ये तरीका हर सब्जेक्ट में रखा है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। और मैं तो फिर कह रहा हूं, आप अपने बेसिक 11 12 की जो एनसीईआरटी है उसको तो पहली बार थोड़ी खोल रहे हो। बड़े 11 तो कैसे ही पढ़ाई खोली तो होगी, खरीद के आप घर पे तो रखी होगी, टेबल कुर्सी पर बैठ के देखी तो होगी, वो थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेंज है। वही आपकी एनसीईआरटी, उसको ही ढंग से पढ़ लो। अब ये नहीं सोचना चाहिए, एक मन होता है अरे यार क्या घिसी पिटी हुई एनसीईआरटी वही पढ़ते रहेंगे क्या, अरे भाई वही पढ़नी, उससे पेपर आएगा। हमारे आदत क्या है इसकी, इससे परिवर्तन चाहिए। नहीं यार थक गए, बोर हो गए, ऐसा नहीं। मन को बोला अरे यही तो जिससे पेपर बनेगा, यही तो एनसीईआरटी जिसके लिए टॉपर्स कहते हैं कि बायो के लिए तो एनसीईआरटी टिप्स भी होनी चाहिए। बायो में तो एनसीईआरटी से 90% पेपर आता है। इसलिए जो है रियलिटी उसको एक्सेप्ट करो, जो वास्तव में चीज है उसके हिसाब से चलो, एक सिस्टम को फॉलो करो। आपके 10 साल के पेपर बता देंगे कि आपको लग जाएगा कौन सी यूनिट हमारे ज्यादा वेटेज की है, कौन सी इंपॉर्टेंट जिनको पहले करें। और स्मार्टनेस की प्लानिंग से पढ़ोगे, ये स्मार्ट वर्क आपको प्रॉपर लगातार एक डायरेक्शन से बढ़ाता जाएगा। इसलिए वर्ड डायरेक्शन, जिसमें आप लगातार बढ़ते जाओगे। तो कितना आसान हो गया सिलेक्शन। मत देखो कौन कब से पढ़ रहा है, मत देखो आपका यहां पर प्रीवियस रिकॉर्ड 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं देखा। लेकिन यह ध्यान रखा कि बेसिक तो 11 12 ही है ना, बेसिक तो मेरी बुक भी एनसीईआरटी है ना, और 10 साल के पेपर भी मेरे पास है ना, उससे ही मान के चलना आपकी एक सीट तैयार है। सिलेक्शन तो पक्का है, आराम से आ सकता है। अब ये 90% जो आपके पास पेपर है,
इसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एक्यूरेसी तभी इंपॉर्टेंट आप सिद्ध कर पाओगे, तभी इसमें सक्सेस मिलेगी जब आपके मन में आएगा 3 घंटे में मुझे जो 90% आता है उसको ढंग से करना है, उसी को ही ढंग से करना है। उसको ढंग से करने के बाद अगर समय मिल गया तो कुछ और देख लेंगे। इसलिए हमेशा पहले से उसको टेक इट इजी एंड मेक इट इजी, ये तरीका है। टेक इट इजी, क्यों इजी? 11-12 एनसीईआरटी 80%, 10 साल पुराने पेपर। एलन सिस्टम तो बच्चों से कहता है बेटा 10 साल की 12 साल के पेपर की बुकलेट है, सुनना ध्यान से, एक्यूरेसी पे जोर दे रहा हूं। अगला पेपर आपका इसी से बनेगा। अब 12 साल के पेपर की बुकलेट दे दी और बोला अगला पेपर इससे बनेगा। हम उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे, हम ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे। हाँ, हम ऑप्शन ऊपर नीचे बदल सकते हैं। आपके उसमें लिखा था सेकंड पे, हमने उसको थर्ड पे कर दिया। आपका लिखा था फोर्थ पे, उसको हमने फर्स्ट पे कर दिया। इसलिए आंसर की याद करके मत आ जाना। और उसके बाद कहते हैं अब लाओ 100% पूरे, लाओ 100% पूरे, खुल्लम खुल्ला पेपर ओपन। बता दिए कि 10-12 साल का ये पेपर की जो बुकलेट, इससे ही पेपर बनेगा। हम लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, हम ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे, केवल ऑप्शन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ताकि हम आपको ये देखें कि आप आंसर की याद करके तो नहीं आ गए और आप पूरे सारे ऑप्शन पढ़ते नहीं पढ़ते। तो अपने आप एक एरर खत्म हो जाती है कि मेमोरी बेस पे एकदम, ये नहीं तो सेकंड पे था क्लिक कर दो, पढ़ो भाई सेकंड पे वो है कि वो फोर्थ पे चला गया। उसमें भी बहुत रेयर केस में बच्चों के पूरे नंबर आते हैं। कारण क्या है? जल्दबाजी, फोकस नहीं होना, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ना, किसी चीज को मगअप कर लेना। आप इन सब चीज अपने हटा लो। इसमें क्या पढ़ाई आ रही है? इसमें एक प्लानिंग आ रही है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ूंगा, ढंग से पढ़ूंगी क्वेश्चन, अंडरलाइन करके पढ़ूं, कोमा पे रुकूं, फुल स्टॉप पे रुकूं, ढंग से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा, नॉलेज है, इंट्रैक्शन चालू हो जाएगा। सोचेंगे, 4 ऑप्शन हेल्पर होते हैं, आराम से एक एक को पूरा ढंग से देखते हुए क्या पूछा है टिक देखेंगे कहां पे करना, फेल करते जाएंगे, जो रह जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। प्रॉपर इतना टाइम देना। ये बोलने में समय लग रहा है, समय लगता कितना? ये फ्यू सेकंड्स, कई बार 1.25 मिनट 1.5 मिनट। थियोरेटिकल क्वेश्चन में इतना समय, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहां अलग बात हो जाती है। और आजकल तो पेपर में अपने न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये भी हो रहा है। और हमारा तरीका टेक इट इजी मेक इट इजी का मतलब क्या है? पहला राउंड होना चाहिए आपका ऐसा जिसमें आपको यहां पे जोर ही नहीं पड़े, इस पे कहीं आपने को स्टैटिक फॉर्म मेमोरी से काम चल जाए। स्टार्ट बायो से किया, पहले बायो के करे, काउंट मत करो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के किए, फिजिक्स के, ऑर्डर कुछ भी रखो। मैं तो ये बोलता हूं, मैंने अभी बोला भी था पढ़ाई की मस्ती की पाठशाला में, अगर मेरे को मेडिकल तैयारी करनी हो, मैं जबकि फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन मैं अगर पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो पहले बायो से स्टार्ट करूंगा, और ज्यादा जोर भी बायो पे दूंगा, क्योंकि बायो का 50% वेटेज है, और बायो से हमारा सबसे ज्यादा पेपर एनसीईआरटी जोड़ के 90% आता है। इसलिए वहां बायो से अटेम्प्ट करूंगा, स्टार्ट करूंगा। लेकिन मन में ये नहीं कि बायो के पीछे पड़ जाऊंगा ना, जो क्वेश्चन पढ़ती लग गया अभी होगा उसको पहले करूंगा। तो प्लेन टीनी क्वेश्चन को करता जाऊंगा, काउंट भी नहीं करना कितने, फिर केमिस्ट्री पे आ जाऊंगा, फिर लास्ट में फिजिक्स में आ जाऊंगा। फिजिक्स तो मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सेलेक्टिव सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको दिक्कत नहीं, कोई थकान ही नहीं होगी। आराम से पहला राउंड करूंगा, मालूम पड़ा डॉक्टर तो छाप लग गई, जो भी कट ऑफ जाएगा अंदर ही विश्वास हो गया कि डॉक्टर तो छाप लग गई। अब उसका अगला राउंड जोड़ लगा के आइशिया डायनेमिक, और उसके बाद फिर आप डायनेमिक, क्योंकि यहां जब लग गया कि डॉक्टर तो बन गए, छाप लग गई, तो गजब की खुशी होगी भाई, अंदर से बहुत डिलाइटेड होंगे, हैप्पीनेस महसूस होगी, बहुत ही प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे। कोई कुछ अंदर होता होगा, कुछ तो चीज होता होगा। ध्यान करो, बायो में कुछ पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा। अगर मुझे मालूम पड़ा, इमेजिन करिए कि मैं तो डॉक्टर बन गया, एक सीट पक्की हो गई, तो मेरी बॉडी में कोई स्पेशल हार्मोन का रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये एक थ्योरी है बायोलॉजिकल, स्फीयर के हम पार्ट हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग पे, सब पे थ्योरी कॉमन काम करती है। और आपकी बायो की सब्जेक्ट की थ्योरी कहती है जब इंसान को कोई लंबे समय से जो सपना चल रहा है, वो जब चाहत जिस पल पर हकीकत में बदल जाती है, उस समय उसके अंदर कोई स्पेशल हार्मोन्स का रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है। आप तो उनके नाम भी पढ़ते हो और उनके फंक्शन काम भी पढ़ते हो। उनका काम क्या, वो मिराकल जो है, वो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे नाम से मतलब नहीं, वो 2 काम करते हैं, एक तो बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इससे आपका बीएमआई बढ़ जाता है। अब सोचिए, ब्रेन को ज़्यादा सप्लाई हो रही ऑक्सीजन, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो गया, ज़्यादा अलर्ट हो गया,
ब्रेन को ज़्यादा मिल गया ऑक्सीजन, ब्रेन की मेमोरी और अच्छी हो गई, तो जो पहले याद नहीं आ रहा था वो याद भी आ जाएगा। ब्रेन इतना एक्टिव हो गया, अलर्ट हो गया कि अब आगे कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज उससे कंफ्यूज कर ही नहीं पाएगी। जो क्वेश्चन पहले आपने सोचा होगा क्या कह रही है, क्या दे रही है, क्या पूछे, समझ में नहीं आ रही है, जब अगले राउंड में करोगे डायनेमिक हो जाओगे और ये आपके अंदर हार्मोन्स ने अपना काम चालू कर दिया होगा, अच्छा ये कह रहा था क्या, समझ में आ गया खटाक से, होगा, पक्का होगा। इसलिए अगले राउंड में तो वो क्वेश्चन कर जाओगे जिनको आपने पहले पढ़ के छोड़ा था। ये आपके डायनेमिक के कारण अगला राउंड मिराकल होगा। ये दिमाग चलना क्या, दौड़ाओगे, इशारा करोगे, दौड़ेगा भी। और आप अपने आप इस तरीके से अपनी पूरी वसूली कर लेंगे जिसमें आपकी 3 चीज अपने आप परफेक्ट होगी। परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट होगा क्योंकि आपने स्टाइल से किया पेपर को, पहले आराम से, जिसमें कम समय में ज्यादा स्कोर आता है, इसलिए आपने टेक इट इजी, मेक इट इजी किया। सब में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बिखरे हुए होते हैं, और सब्जेक्ट का कोई नेचर नहीं होता कि आपने बोला केमिस्ट्री इजी, बायो कंफ्यूजिंग और फिजिक्स फ्यूजिंग, ऐसा नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस तो फ्यूजिंग भी होते हैं, और आपके लिए वो भी होते हैं, टीनी इजी क्वेश्चन भी होते हैं। आपकी ही तो स्मार्टनेस है, ऐसे करोगे, तैयारी ऐसे करोगे तो आराम से वसूली पूरी कैसे नहीं होगी। यही तो होता है, लोग देखते रह जाते हैं, केवल लास्ट के साथ लगा और निकल गया। तो क्योंकि स्मार्टनेस से हार्डवर्क करना है। आज हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना है। और जिसने सब चीज़ की प्लानिंग करके अपना ये ट्रैक पे स्टार्ट कर दिया, और आगे का जो समय का सफ़र है उसमें समय को कभी छोटा नहीं माना। ध्यान रखना, एग्जाम्पल कलाम साहब का 3 महीने की चीज़ को 3 दिन का जो दिया ना चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज, उसमें तीसरा दिन भी लगने नहीं दिया और करके वो दिखा दिया कि अपने कोच को अचंभित कर दिया। तो बहुत आसान सिलेक्शन है साहब। अब कितनों को लग रहा है आई विल बी विनर, वो लिख दें। पहले लिखा था आई विल डू माई बेस्ट, 5 वर्ड्स थे, अब एक कम कर रहा हूं, आई विल बी विनर, और फिर आएगा आई विल विन बिकॉज आई कैन विन एंड आई हैव टू विन, आई बॉर्न फॉर विन, मैंने जन्म ही जीतने के लिए लिया है। Very good. I will winner. I will. Hats off to your all this self-confidence. बहुत आसान है, थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए। सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर है और आप आराम से देख सकते हैं। उठा के पेपर देखिए। आप तो कभी ऐसा ट्राई करिए जिस टॉपिक्स में आपको लग रहा है यार ये टॉपिक मतलब चैप्टर, उसके क्वेश्चन देखिए, मालूम पड़ा 4 क्वेश्चन आए, 2 तो हो गए यार, खामा खा यार साला अपने को मारो, हट हट सही हो जा। इस सर को लेके जाना, इसलिए सर में फालतू बातें नहीं आनी चाहिए। और फिर आप आराम से बोले यार आधा तो हम तैयार ही थे, आधा सफर तो हो ही गया। अब सोचो अगर आधा सफर हो जाए, आप मान लीजिए अपनी जगह से कोटा रवाना हो रहे हो और डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, 250, कुछ भी मान लो, या मैं ऐसा बोलूँ मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूँ, यहाँ से 250 किलोमीटर है। अब अगर मैं 125 किलोमीटर क्रॉस कर गया तो क्या वापस कोटा लौटूंगा, चले जाऊंगा जयपुर? बस वही हो गया, आधा सफर तय हो गया। तो आगे क्या, आगे आधी तैयारी और करनी। तो कुछ भी नहीं है जी, थोड़ा सा अपने को अंदर से तैयार कर लीजिए और फिर बाकी कुछ बातें हटकर जो हैं रूटीन के हिसाब से जो बताइए उसको ध्यान रखो। और एक डॉक्टर साइन पॉजिटिव, एक बात और बता रहा हूँ, हटके बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि सब डॉक्टर भी आजकल मानने लग गए। आप थोड़ा सा अपने को हमेशा बोल्ड रखना चाहते हो, रिलैक्स रखना चाहते हो, हमेशा कभी ऐसा लगे कि आपको लगता है मैं तो सब भूल गया, ये मन बावला है, ये आपको कई बार ऐसे फंसा सकता है, हैंग हो गया, ब्लैंक हो गया। तो एक तरीका बता रहा हूँ जिसको आप कभी भी ट्राई कर लेना, वो पढ़ाई में भी आएगा काम। कभी आपको कोई गाना गाना हो, कहीं पे आपको कोई डिबेट के हिसाब से एकदम बुला लिया जाए वहाँ बोलना, कभी आपको खड़ा कर दिया जाए कुछ बोल के सुनाओ या कुछ इस पे कहो, कुछ भी, कोई भी आपका टैलेंट है लेकिन आपको एकदम और भीड़ दिख गया, क्या होगा, मेरे से नहीं गाया जा रहा, मेरे से तो नहीं बोला जा रहा, मेरे तो हाथ पैर काट रहे, तो क्या करो, आंखें बंद कर लो और अपनी जो ब्रीथिंग है जिससे हम जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व है,
बस उस पर ध्यान देके 5 बार डीप इनहेल डीप एक्सेल करो। बहुत बार बच्चों ट्राई करके बच्चों पे भी अप्लाई करा है, खुद पे भी अप्लाई करा है और कई बार देखा है। अभी समय अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। 5 बार केवल आप ये डीप इनहेल एक्सेल करेंगे ना, ब्रीथिंग करेंगे, उसके बाद आपको अंदर से लगेगा यार कोई ऐसी चीज, मिराकल्स चेंजेस हो गए, ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हो गए कि अंदर से आएगा तू कर सकता है, और आप कर जाएंगे। भले वो क्वेश्चन हो, भले वो डिबेट हो, भले वो गाना हो, भले वो कुछ भी हो, कोई भी खेल क्यों नहीं हो। मालूम पड़ा आप क्रिकेट खेल रहे हो और लास्ट गेंद है और सबकी निगाह आप पे टिकी हुई है कि आप शॉट क्या मारोगे, उससे आपकी टीम के जीतने का पूरा उसी पे डिपेंड करता है। अब उधर से बॉलर, बाकी आपके 10 खिलाड़ी और एक पीछे विकेट कीपर, सब तैयार है वो आपको पूरा आउट करने के उसमें। अब आप क्या करो, आपको मालूम है खेलता तो अच्छा हूं, लेकिन इतना प्रेशर, इस प्रेशर को रिलीज करना हो, एंजाइटी खत्म करनी हो, आंखें बंद कर लो, एम्पायर को इशारा कर दिया, आराम से आंखें बंद करी और उसके बाद हल्का सा 5 बार ब्रीथिंग ली और फिर उसके बाद अपना आपकी पूरी वो जो हुनर है, वो ताकत है, पूरी एकदम साथ आ जाएगी और आप सीधे जो चाहते हो ना उससे भी ऊंचा कर जाओगे। बालू बड़ा 4 रन की जरूरत, आपने छक्का मार दिया। करा ऐसा कई बार हुआ है, लास्ट बॉल पे छक्के लगे भाई, जबकि उस समय तो लगता है कैसे लगे सब लोग, क्योंकि बाकी तो दर्शक लोग भी तैयार होते हैं बस जीतने वाले, अब तो कौन छक्का मारेगा, लेकिन उसने छक्का मार दिया, एकदम तख्ता पलट दिया, गेम बदल जाता है। तो ये डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है आप इसको जानते हो, बस केवल ध्यान दिला रहा हूं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। जब भी आप डीप ब्रीथिंग करेंगे आप बाद में अपने को बोल्ड महसूस करेंगे, कूल महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, काम शांत महसूस करेंगे। आप अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह कलेक्ट कर चुके हैं और अब आप एक्शन में आएंगे, आप 100% कर जाएंगे। हम पॉजिटिव इनहेल, हमेशा पॉजिटिव इनहेल में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन, किसका इंडिकेटर, पॉजिटिव का। तो जब इनहेल करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स अंदर जाती हैं, और जब एक्सेल करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स बाहर निकलती हैं। हर एक ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल के पेयर में आपकी बॉडी हर बार पॉजिटिव हो रही है। जब डीप इनहेल पूरा फोकस करके डीप इनहेल, ब्रीथिंग अभी भी चल रही लेकिन ध्यान नहीं था, जब डीप इनहेल एक्सेल करते हैं तो पूरा हमारा काम उसके ऊपर आ जाता है, फोकस हो जाता है, तो हम पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, और 5 बार में, और जो अंदर की नेगेटिव निकलती जा रही है 5 बार तो ऐसे पॉजिटिव जाते हैं, यस, अंदर से आ जाते, आई कैन, आई विल एंड आई हैव टू डू इट, और आप कर जाएंगे। इसलिए कम से कम अपने को रोज पॉजिटिव, बोल्ड, और कहते हैं बोल्डनेस चेंज एवरीथिंग, हमेशा मेंटेन करना है। और वैसे भी अच्छा है, आज टाइम भी ऐसा है कि सांसों पे ध्यान देना भी है, तो 15 से 20 मिनट अगर आप थोड़ा सा ये जो डीप इनहेल डीप एक्सेल ब्रीथिंग ये कर लेते हैं तो बढ़िया है। और कुछ लोग अगर प्राणायाम करते हैं, कुछ बातें जानते हैं, आज गर्मी का मौसम है, आपको अंदर से कूलिंग चाहिए तो और भी प्राणायाम होते हैं, लेकिन मैं तो केवल डीप इनहेल डीप एक्सेल की बात कर रहा हूँ, ये कर लें, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा होगा। अभी जब आप पढ़ाई करोगे ना वो कभी खराब नहीं जाएगी, वो भी काम ही आएगी और आगे रंग दिखाएगी। ये जो पढ़ाई करने की अभी आदत भी पड़ जाएगी ना, इसका असर आपको मेडिकल कॉलेज तक नजर आएगा। या बच्चों के लिए मैंने तो देखा एलन से जो बच्चे मेडिकल कॉलेज आते हैं, मालूम पड़ता है अरे यार टॉप किसने किया, वो कौन आया, ये तो मैं हमेशा कहाँ पढ़ते, एलन जो यहाँ पढ़ के जाते थे वो वहाँ भी छाते, मेडिकल कॉलेज में छाते हैं, और वहाँ पे 300 सब्जेक्ट आपके बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसमें काफ़ी कुछ सही पढ़ लेते हैं। इसलिए पढ़ाई आपके काम ही आएगी, जो आप पढ़ोगे वो काम आएगा, कोई चीज़ कभी खराब नहीं होती। बस अब थोड़ा सा अपने को एक्टिव कर लो। एवरीथिंग इजी इफ यू आर बिजी, नथिंग इजी इफ यू आर लेजी। और मैंने आपको शुरू बच्चा पार्टी बोला था, और बच्चा कभी लेजी नहीं, बच्चा तो क्या होना चाहिए, क्रेजी होना चाहिए, उसको तो क्रेजी होना चाहिए। और अभी आपको एक ही क्रेज होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट करना है, आई विल बी विनर एंड आई विल विन। अब आपके जो भी क्वेश्चन हो उसको अपन ले सकते हैं। सर एक बच्चे ने यहाँ पूछा सर, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन वी फील डाउन।
सब बातें आ गई। बिल्कुल सारी बातें इसमें आ चुकी हैं और बच्चे आपकी बातों से इतने मैस्मराइज हो चुके हैं कि शायद वो कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं अब ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम सारे पॉइंट्स हमने यहाँ कवर कर लिए हैं वैसे भी। फिर भी इनको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, टाइम आप क्या अभी टाइम इसलिए हमने 5 बजे रखा ताकि आपको पढ़ाई, आपका जो खुद का रूटीन हो डिस्टर्ब नहीं हो। जनरली शाम को लोग हल्का सा चेंज चाहते हैं, कुछ हल्का सा घर में भी बात करते हैं, एक रिलैक्स, एक ब्रेक फॉर बेटरमेंट के हिसाब से ब्रेक भी लेते हैं। अभी तो अलाउ नहीं कर रखा कोरोना ना जहाँ रहते हैं मोहल्ले में हल्का सा बाहर भी निकल जाते हैं, छत पे चल जाते हैं। शाम का मतलब हल्का सा आराम, थोड़ा सा रिलैक्स, इसको रिलैक्स देते हैं। सर स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं? कैन वी स्टडी फिजिक्स एनसीईआरटी? देखो अभी मैंने आपसे बोला है, अब मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो सबसे पहले बायो के एनसीईआरटी की बात हो गई। इधर आपके केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लगभग आपकी एनसीईआरटी, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका नेचर फिजिक्स की तरह आ गया, इसलिए वहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपना मैथ्स काइंड स्ट्रॉन्ग करना है। उसका नाम कोई मैथ्स पढ़ना नहीं है, एक बेसिक मैथ्स हथियार तैयार करना है, और उसमें मन को तैयार करना है कुछ भी नहीं। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन के हारे यार मन के जीते जीत। इसलिए अगर आपने मन को तैयार कर लिया, अरे यार करना है यार, क्या दिक्कत क्या है फालतू में, और करके देख लिया, हो गया। तो अपने को वहाँ पे कहीं पीछे नहीं खींचना है, एक बार ट्राई करके देखते कैसा नहीं होता, हो जाता है फिर। और बहुत सिंपल सी बेसिक मैथ्स है, और जहाँ मैथ्स आती है वहाँ अपना एक सब्जेक्ट मत माना करो। और कभी क्वेश्चन अगर आपका न्यूमेरिकल का नहीं हो रहा है तो ये मत सोचना कि आपका सब्जेक्ट कमजोर है। हो सकता है मैथ्स का वो हैंड आपका किसी कारण से हो स्ट्रांग, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो, आपकी सोच के कारण। हो सकता है कि आपको मालूम है, अगर पूछे या मैथ्स का फॉर्मूला ये क्या है वो क्या बता दो, लेकिन अप्लाई करने में बोले तो सब्जेक्ट हमारा नहीं। तो वो मन जो बावला होता है ना, वो तो बहुत जगह बावला बना देता है। एक बता रहा हूं, मान लो आपने किसी चीज को 10 बार पढ़ रखा है, 10 बार पढ़ रखा है, और आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। कभी उसके बिना हो गया, पढ़ ले, अटक गया तो, और मान लो आप फिर उसका कहने में आ गए और पढ़ने लग गए, और पढ़ के लगा फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, जरूरत ही नहीं थी। इसलिए थोड़ा अपने आप को उस बावले मन पर अपने कंट्रोल करो। जो आता है उसके लिए भैया क्वेश्चन आएगा तो आराम से आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। ये कहलाता है हमें रिवीजन कैसे करना है, हमारा कौन सा सेक्शन ऐसा है जो स्कोरिंग है उसको भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर तो सबके बराबर है, हर क्वेश्चन नंबर बराबर है। और जो हमको टाइम चाहिए तो उसका सिलेक्शन कर लो कि भाई इसके अंदर हमको कैसा अपना रिवीजन के लिए से डिवोट करना है, या किसी सपोर्ट चाहिए, खुद का इंटरेक्शन से काम चल जाएगा या किसी का बाहर से इंटरेक्शन चाहिए, वो प्लानिंग करिए। हमेशा प्लानिंग अपने मिरर को देखो, सब्जेक्ट मिरर, आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। ऑलराउंडर एज ए बैलेंस होके आपको लेके चलना चाहिए। बस इस पढ़ाई को दबाव से मत करो, पेरेंट्स के इसलिए पढ़ो, किसी को देखा देखी पढ़ो, नहीं। कोई भी काम प्रेशर से नहीं होता है। जब तक मन अलाउ नहीं होगा, मन का जुड़ाव नहीं होगा, दिल का जुड़ाव नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। आप ये काम पढ़ाई कर रहे हो, चलो एक हल्की सी बात बोलता हूं। आप चाहते हो ना कि आपको जो काम कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, अंदर डिलाइटनेस हो, हैप्पीनेस हो। एक छोटा सा किसी ने बोला, अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए तो आप क्या करो, एक नैप ले लो, पावर नैप ले लो। आपको अगर 1 दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक चले जाओ, जैसा मौसम उसके हिसाब से। बरसात का मौसम है तो झरने वरने के पास चले जाओ, पिकनिक चले जाओ। अगर आपको 1 सप्ताह की खुशी चाहिए तो आप साहब कहीं घूमने चले जाओ, 7-8 दिन के लिए हिल एरिया चले गए। गर्मी का मौसम में चले गए साहब, नैनीताल चले गए, उधर आपके दार्जिलिंग चले गए, या कह दो हिल एरिया में ज़्यादा अच्छा है तो बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए, रास्ते खुले हो तो, या और ज़्यादा तो कश्मीर चले गए। अगर आपको 1 महीने खुशी चाहिए, 1 मंथ की खुशी चाहिए तो शादी कर लो। 1 महीने बाद हकीकत आ जाएगी, हो गया, जिम्मेदारी आ गई, समझदारी आ गई कि अब हमको आगे कैसे चलना है। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर की खुशी चाहिए, हर पल खुशी चाहिए, तो आपको जो काम करना है उससे प्रीत करो, उससे मोहब्बत करो, उससे इश्क करो, उससे प्यार करो, उससे प्रेम करो। और अभी आपका मेन काम क्या है, अपने इस चिकित्सा के हिसाब से डॉक्टर बनना है, तो इस पढ़ाई के ट्रैक पर आपके अंदर से आना चाहिए, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्यों बोला दुनिया क्या जाने? क्योंकि दुनिया
इस समय बाहर, बिल्कुल अपने पढ़ाई का कमरा ही मेरी दुनिया है, बाकी सब कुछ बाहर। टोटल वहां पे डिवोटेड, डेडिकेट, अपने को समर्पित कर दिया। और जिसने आज से अपने 3 पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अगर इस भाव से कहते हैं ना फ्रेंड बना लो, अगर फ्रेंड को बोले तो शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं मीत। अगर 3 पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसको आपने खुद ने चयन किया है, सेलेक्ट किया है, उनको बना लिया मीत और उनसे करी सच्ची प्रीत, तो लिख के दे सकता हूं आज से सुनिश्चित उनकी जीत। केवल एक समय का सफर तय करना है और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे अंदर एक कमिटमेंट कर लेते हो तो आज ही नाम के आगे जो आपके सोर्स है, रजिस्टर है, कॉपी है, नोट्स है, एनसीईआरटी बुक है, जो भी कुछ है, मॉड्यूल है, उस पे अपने नाम से आगे पहले गोल्डन वर्ड डॉक्टर लिख सकते हो। खुद लिखना, किसी और से मत लिखाना, ये खुद की लिखी बात पक्की होती है। और फिर आराम से सफर चलने दो। सर फिजिक्स टफ लगती है, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? किसी ने पूछा है फिजिक्स टफ लगती है। एक तो टफ से पहले खुद रफ एंड टफ हो जाओ। वो तो निर्जीव चीज है, आप हो लिविंग बीइंग। पन्ना अपने आप नहीं पलटोगे, आप लगाओगे हल्की सी ताकत तो पन्ना पलटने में आएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट को पलट सकते हो आप अंदर से। केवल देखो सब्जेक्ट का नेचर क्या है। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, हर का अपना नेचर है। अगर आपके 3 दोस्त हैं और आपको उनसे दोस्ती मेंटेन करनी हो, सब ध्यान सुनना, तो हर का अपना अलग अलग नेचर है। तो पहली बात, दोस्ती तभी मेंटेन होगी कि लिंक बना रहे, और दूसरा जैसा उसका नेचर उससे हम डील करें तो हमेशा दोस्ती पक्की रहेगी और लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। इसलिए हर सब्जेक्ट का अपना नेचर है, जिसका जैसा नेचर है उसको वैसे पढ़ो। आज अगर मैं फिजिक्स की बात बोलूं तो फिजिक्स में भी आपके ऐसे चैप्टर्स हैं, आप 11 को 12 को देखो, कहीं पर आपको लगेगा कि यहाँ पे मैथ्स ज़्यादा आ रही है, कहीं पे ग्राफ ज़्यादा आते हैं। तो जिस तरह का नेचर है उसके हिसाब से केवल मन को तैयार कर लो। बेसिक मैथ्स भले वो सिंपल सी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या ट्रिग्नोमेट्री है, या कहीं पर मान लो आपके लिए वेक्टर आ गया, कहीं पर आपके लिए ग्राफ आ गया, कहीं पर आपका थोड़ा सा कह दीजिए कैलकुलस का आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई ऐसा नहीं बारी बार करना पड़ता है। जब हम पढ़ते थे, डेरिवेशन करते थे, बाद में फॉर्मूला ऐसा तैयार हो गया जिस पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ तो डेरिवेशन करना है, वहाँ तो आपको आराम से उसको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और वहाँ कौन सी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, वहाँ यहाँ भी स्मार्टनेस लाओ। अगर चारों ऑप्शन आपके अलग अलग बहुत हल्के हल्के डिफरेंस पे चल रहे हो, डिफरेंस ज़्यादा हो, कोई 1000 है, कोई 20 है, कोई ऐसा है, तो आप उसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट करोगे, अप्रोक्सीमेट लगाया और मालूम पड़ा आंसर आया। कई बार आपको दिख रहा है कि आपके आंसर ऐसे होते हैं ABC, ABD, ओनली CD, ऐसे कुछ, तो उसमें आप ऑप्शन फेल कर सकते हो। ABC, ABD, एक लिखा CD, एक लिखा ओनली C। अब मालूम पड़ा कि आपने इसमें A को फेल कर दिया तो ABD भी गया, ABC भी गया, और आपने D को फेल किया तो CD भी गया, ओनली C आंसर आ गया। ये आपकी स्मार्टनेस है। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्या कह रहा है, आपको आंसर छांटना है, आंसर निकालना नहीं है। 4 ऑप्शन है। अगर नॉलेज है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। आपने क्वेश्चन को पढ़ा या पढ़े हुए टॉपिक का है, आंसर डायरेक्ट याद नहीं, कोई बात नहीं, जरा ऑप्शन पढ़ते हैं, पढ़ा, ये नहीं हो सकता। दूसरा, समझ में नहीं आया क्या है, कोई बात नहीं, आगे बढ़। तीसरा, ये भी नहीं हो सकता। चौथा, ये भी नहीं हो सकता। अब यार आंसर तो याद नहीं था, पढ़ा हुआ नॉलेज के साथ लग रहा था, 3 को हमने फेल कर दिया। भैया क्वेश्चन हो गया, जिसके लिए हम कुछ नहीं कह पा रहे थे वो आंसर होगा नंबर 2, और आंसर वही निकलेगा। ये गजब तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी। ये तो एग्जाम बहुत आसान नेचर के हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन लिखने वाला आपकी हेल्प करता है, क्योंकि वो आपको बाद में ऑप्शन भी देता है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है प्रिकॉशन के हिसाब से, मेमोरी बेस पर आंसर टिक मत करिए, सारे ऑप्शन पढ़िए। बायो में बच्चे मेमोरी बेस पर आंसर टिक कर देते हैं, बाद में देखते बोथ ऑफ देम, अरे यार पढ़ा ही नहीं। हम सोचते हमारा आंसर हो सकता है आपके और साथी भी आंसर में हो, तो बोथ ऑफ देम हो सकता है। कभी आपको देखना मोर करेक्ट कौन सा है, मोर एप्रोप्रिएट कौन सा है, तो आपको उनका एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा इसमें ज़्यादा सही है, मोर वेटेज किसका है, ज़्यादा मोर करेक्ट कौन सा है। ये कब होगा मोर करेक्ट, मोर वेटेज, जब सब पढ़ोगे ना। इसलिए मेमोरी बेस पे कभी भी वो बायो हो या थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, सीधे आंसर टिक नहीं करना चाहिए। और न्यूमेरिकल में तो आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन में हमेशा बस पूरा ध्यान रखो
4 ऑप्शन देखा, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो कर सकते हो कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट, और अदरवाइज आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आजकल ये जो आपके सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इनमें हर जगह बच्चों को कंसेप्चुअल ज़्यादा चेक किया जा रहा है। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ पूछा, रिवीजन कैसे करना है, और एलन के अलावा कोई, एलन के मॉड्यूल्स के अलावा कुछ और सॉल्व करना है क्या? और लास्ट में कुछ ये भी है कि जब पढ़ते हैं तो लगता है सब आता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो लगता है सब भूल गए। ये जो क्वेश्चन है पहले साइकोलॉजी की बात सही करें, जब पढ़ते लगता सब आता है, तो ये एक बार चेक कर लो ना, छाप लगा दो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन हो गए, अरे आता है खत्म, यहाँ आता है तो वहाँ भी आता है। और ये बोलो जो मुझे यहाँ आता है वही वहाँ आता है, ये बोल दो जो मुझे आता है वही आता है, और जो मुझे नहीं आता वहाँ नहीं आता है, नजर ही नहीं आता है। इतना भी विश्वास करो, क्या नुकसान है इससे? अपना रहेगा ना कॉन्फिडेंस। कहीं बोले आई एम द बेस्ट, अरे देखो घमंडी, अरे क्या दिक्कत है यार, तू ही बोलना, तू ही बोल, तू भी तो बेस्ट है, मैं भी बेस्ट हूँ, क्या दिक्कत है? हर जना यूनिक है अपने आप में। लेकिन इससे क्या होगा, आप कभी अपने को जो गाड़ी पंचर हो जाती है ना, वो नहीं होने दोगे। आपको आता है, आपने चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक हो गया ना क्वेश्चन करके, तो ये कभी साइकोलॉजी आप पर हावी नहीं होगी, एंजाइटी आप पर हावी नहीं होगी कि यार ऐसे सब आता है लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आता, क्योंकि एग्जाम जाते समय फियर फैक्टर चालू हो गया, क्या मालूम और याद नहीं रहा तो, भूल गए तो। अब यहां पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम कभी जो सोचने लग जाते हैं, ये सोच की ताकत है। ऊपर वाले ने इस ब्रेन को ऐसा बनाया है कि आप जैसा सोचोगे ये वैसा कर देगा। जैसे मालूम पड़ा आप पढ़ रहे हो बायो में एनिमल किंगडम, और आप ऐसे बोलो ये वो चैप्टर है जिसकी हिस्ट्री कहती है, बच्चे कह के चले गए, इसके अंदर लिख के चले गए, साला याद ही नहीं रहता, इसका क्वेश्चन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, इसमें याद नहीं रहता, कितनी बार करो याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। और आपने उन सबको रिकॉल किया, ऐसे लोग कह के चले गए, आपने हाँ ये सब लोग कह के चले गए, मुझे लगता मुझे भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा। अब आप जो सोच रहे हो वो ब्रेन उसका पीछा कर रहा है, अच्छा तेरे को याद नहीं होगा, ओके याद नहीं होगा, कंफर्म, छाप लगा दी। अब आप कितनी देर पढ़ते रहो याद ही नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। हम जैसा सोचते हैं ब्रेन उसका पीछा करना चालू कर देता है। अब उल्टा सोचो, अरे क्या बात है, छोटा सा चैप्टर, लोगों को बड़ी बड़ी गीता, कुरान, बाइबल याद हो जाती, कंठस्थ याद हो जाते हैं, बड़े बड़े पाठ याद हो जाते हैं, क्या रखा है? अरे यार एक के बड़ी बड़ी बुक याद हो जाती है, ये तो एक चैप्टर है, 2-3 पन्ने, अभी याद हो जाएगा, कैसे याद नहीं होगा? और याद हो जाता है। आप तो ऐसे याद करो, मान लो किसी का हनुमान चालीसा को छोटा मोटा पाठ करता है, जिस दिन आपको पेरेंट्स बोलते बेटा पाठ हल्का सा कर रहा करो, भगवान जो भी आपके इष्ट देव हो, वो आपके किसी भी रिलीजियस के हिसाब से हो, भले वो गॉड हो, आपके लिए अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, मसीहा जो भी हो, ठीक है, आप जब उसके लिए कुछ करना चालू करते हो, ये नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सहज होकर बैठ जाते हो, सरल होकर बैठ जाते हो और आराम से उसको पढ़ने लगते हो। शुरू में 1, 2, 3, 4 दिन तक तो चलता, देख देख के पढ़ रहे हो, 7 दिन बाद लगता है खोल रखा है और बस ऐसे खोल रखा है, नहीं है देख लिया, 10-15 दिन बाद उसे खोल रखा है और उससे ऊपर देख रहे हो और आराम से, और 1 महीने बाद तो जरूरत ही नहीं और कंठस्थ याद हो गया, क्योंकि आपने उसके लिए इंप्रेशन क्या रखा, सहज और सरल। इस हर चीज को सहज और सरल लेके चलोगे, वो हमेशा सरल हो जाएगी। आप उसको पहले से अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, इसको याद करना जरूरी है, मेरे को याद नहीं होगा, क्या करूं, तो आप तो बावले हो गए। आप सीधे बोलो अरे यार हमारे लिए हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। और एक बोलना चाहिए यार लाइफ ही परमानेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम परमानेंट कैसे होगी? हम में से कोई हमेशा जीता रहेगा क्या? आए तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है, बात समझना बच्चों, तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम परमानेंट कैसे होगी? और जब ऐसे अंदर से आप अपने को दबंग कर लेंगे, यंग तो दबंग और बन जाओ, अंदर से बोल्डनेस ले आ जाएंगे, अंदर से दबंग हो जाएंगे, तो वो चीज बहुत आसान लगेगी, फिर आपकी प्रॉब्लम अपने आप यूं सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए कोई भी सब्जेक्ट कैसा भी हो, अभी तो यही सब्जेक्ट है केवल 3, वहां मेडिकल में जाके आपको पूरे अपने 4.5 साल के कोर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग वाले को 44 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और फिर वहां तो पढ़ाई ऐसी होती है कि प्रोफेसर जो कि नहीं देख रहा, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपको अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? केवल आपने इस दिमाग को बोल दिया सब कर लेगा तो चिंता मत कर, तो हो जाता है। आप बताओ, आज हम देखते हैं कंप्यूटर को, देखते हैं उसकी क्या गजब की मेमोरी, उससे क्या क्या चीज हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर प्रोग्राम का कमांड गलत डाल दिया तो फिर आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ये भी ऐसे काम करता है, अगर आपने इसकी सोच नेगेटिव कर दी तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा, और अगर सोच पॉजिटिव कर दी तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा।
इसे ध्यान रखना, ये सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं। मैं बैठा हूं, मैं ऐसे सोचता हूं और ऐसा हो जाएगा। मैंने सोचना चालू कर दिया, मेरा घुटना दुख रहा है, 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 मेरा घुटना दुख रहा है। मैं सोचे जा रहा हूं मेरा घुटना दुख रहा है, दुख रहा है, जबकि नहीं दुख रहा था। लेकिन मैंने सोचना चालू कर दिया, मेरा घुटना दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, और कुछ देर में दुखने लग जाएगा। भुगतो अब। मजाक नहीं करो, रियलिटी है। सोच की ताकत ऐसी है। एक गंजे इंसान ने, एक स्टोरी आपको बिल्कुल रियल मिल जाएगी। कांच के सामने खड़ा होता, बोले यार बढ़िया मेरी सब बॉडी साले बाल नहीं है यार, काश मेरे बाल आ जाएं, काश मेरे बाल आ जाएं, काश मेरे बाल आ जाएं। वो कांच के सामने खड़ा होता और सोचता मेरे बाल आएंगे तो मैं कैसे बाल बाऊंगा, क्या गजब का मेरा लुक होगा, ये होगा। हर दिन आधा पौन घंटा कांच के सामने खड़े होकर बैठ के यही सोचता, काश मेरे बाल आ जाएं, 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 बाल आ जाएं। और 1.5-2 महीने बाद बाल उगना चालू हो गए। दिस इज रियलिटी, सोच की ताकत। हम जैसा सोचते हैं वैसे अंदर हमारे धीरे धीरे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वैसी वाइब्स डेवलप होती हैं। धीरे धीरे वाइब्स बाहर निकलती हैं और बाहर आसपास हमारे सराउंड में फैलती हैं। फिर हमको वही दिखने लगता है दृश्य जैसा हम चाह रहे थे, और कुछ देर में वही हो जाता है जैसा हम अपने को देखना चाह रहे थे। फिर हम वही बन जाते हैं जैसा हमने शुरू में सोचा था। उसने सोचा कि मेरे बाल उग जाएं, बाल उग जाएं, बाल उग जाएं, बाल उग जाएं, बाल उग गए। मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूं। आज रात को सोना और ऐसे सोचना, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे, 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 और कुछ देर में आपको चक्कर आने लग जाएंगे। पक्की बात है, कभी ट्राई कर लेना। ये सोच की ताकत है। अब हमको सोचना है, अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है। हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स से रिटर्न होता है। इफ यू थिंक पॉजिटिव, यूनिवर्स हमें रिफ्लेक्ट करके देगा, लौटा के देगा पॉजिटिव। इफ थिंक नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव रिफ्लेक्ट होकर आएगा, वापस लौट के आएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ थिंक, सोच की ताकत। अब आज से क्या सोचोगे? आई एम द बेस्ट, आई विल माई डू बेस्ट, आई विल बी विनर, आई विल विन बिकॉज आई कैन विन। मैं जीत सकता हूं इसलिए मैं जीतूंगा ही। हाँ सर, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स? हाउ टू डील रीड एनसीईआरटी बुक? एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स अगर मैं बायो की बात बोलूं तो बायो में एनसीईआरटी बुक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको एक हल्का सा एक ऐसे बोलूं, पहले मैं हिंदी में आपको बोल देता हूं और फिर उसको मैं संस्कृत में बोलूंगा, जबकि आपने पढ़ी नहीं आज तक, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट वो संस्कृत सुनोगे समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट बायो को पढ़ोगे जो कि टिपिकल लैंग्वेज है तो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला आप तो अड़ताराम, पहले संस्कृत बोल रहा हूं, आपको लगा उड़ जाएगा फ्यूज। आप तो अड़ताराम दातार समताम लोका भी राम श्री राम भूयो नमाम्यम। अब इसी को मैं पहले हिंदी में बोल देता, सभी आपदाओं को हरने वाले, विपत्ति, आपदा मतलब विपत्ति को हरने वाले और सभी तरह की संपत्ति देने वाले भगवान श्री राम के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये मैंने आपको हिंदी में बोल दिया। अब मैं ऐसे बोलूंगा, आपदा फड़ता राम, दाता राम से संपदाम, लोका भी राम, श्री राम भूयो भूयो नमाम्यम। नमाम्यम भी समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। नमाम्यम मतलब नमस्कार करता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। ऐसे आप अगर पहले एनसीईआरटी को डायरेक्ट देख लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं टीचर जो एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के, वो पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मॉड्यूल के अंदर आपकी जो है लैंग्वेज, क्लास में जो पढ़ाते हैं वो लैंग्वेज, वो ऐसी लैंग्वेज होती है, बहुत आपके लिए इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत आपकी यूज टू लैंग्वेज होती है। जब उसको आप पढ़ लेते हो, अब घर पे जाके आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगी, इजीली डाइजेस्ट होगी। लेकिन बिल्कुल पैरेलल में पढ़ना चाहिए। आपने क्लास में पढ़ा, घर जाके उसी को एनसीईआरटी से पढ़ा, बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। क्लास में पढ़ा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, घर पे जाके एनसीईआरटी पैरेलल में होना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाएगी। ये तो बायो की बात, क्योंकि बायो तो है ही अपने आप कि उसमें तो एक एक लाइन से। अभी एलन सर क्या कर रहा है इसमें, ये तो कर रहा है एक एक पेज वाइज, जो आपके हर पेज पर टफ लाइन है, उस लाइन में क्या क्या क्वेश्चन छुपे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को निकालकर अंडरलाइन करके पढ़ते हुए उनके क्वेश्चन को निकालकर जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को बना रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद बच्चों को चीज अब समझ में आ गई नहीं आ गई तो उसमें और भी बन सकते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को बना के उन्हें वर्कशीट दे रहे।
यानी जितनी मुंडी उतनी बुद्धि, जितने भी बन सकते क्वेश्चन उन सबको बना के उन टफ लाइन को इजी लाइन कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। तो बायो में बच्चों का विश्वास आ रहा है। एनसीईआरटी के हिसाब से एलन सर बायो में ये कर रहा है। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो वहां इतनी लैंग्वेज की बात नहीं है। आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बिल्कुल आराम से एनसीईआरटी में जो भी टेबुलर फॉर्म है, जो भी ग्राफ है, जो भी कोई आपके पास फ्लो चार्ट है, कोई भी आपके पास डेटा है, कोई साइंटिस्ट का कोई डेटा है, वो सब जरूर देखिए। ठीक है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्शन बिटवीन चैप्टर्स, कनेक्शन जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम इनऑर्गेनिक तो इंफॉर्मेशन दिस ब्रेन ऑर्गन, वो इंफॉर्मेशन है। जो भी चीज इंफॉर्मेशन है उसको आपको रिवाइज तो करना होगा, और उसमें देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके बिल्कुल सेटल नहीं होती, उसी को देखना पड़ता है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आराम से उसके न्यूमेरिकल देख लीजिए, समरी देख लीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो क्योंकि वहां इतनी ज्यादा मैथ्स नहीं होती। और फिजिक्स में आ जाएं तो फिजिक्स में कहता हूं 12 के एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, उनको आराम से देखिए न्यूमेरिकल्स, उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़िए। कई बार सीधे पॉन्डर से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका 30 मई को टॉपर स्टॉक हुआ था, उसमें 2019 2020 के जो टॉपर थे उन्होंने बताया सीधे पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर से क्वेश्चन आए। और उसके बाद समरी, उसको पढ़ लीजिए तो समरी दो फायदे होंगे, एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। भाई रिवीजन का तरीका ऐसा होता है, कई बार एक समरी से एक चैप्टर की स्टोरी याद आती है, पूरा कंटेंट आ जाता है, एक लाइन से एक पैराग्राफ याद आता है और एक वर्ड से एक लाइन याद आती है। तो आपको फिजिक्स में सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल्स देख लीजिए उसमें, और जितने भी वहां पे कोई ग्राफ है वहां पे भी कोई आपका बोल्ड लेटर से हमेशा एक आर्टिकल जिसको हम सब टॉपिक कहते हैं वो चालू होता है, उसको जरूर हल्का सा अंडरलाइन करिए। ये चीज आपकी फैमिलियर के नहीं, अगर उसकी थ्योरी आपको आती है उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी एनसीईआरटी की हो कि आपने जो समझी एक ही है, ये थ्योरी चीज है। फिजिक्स में थ्योरी है, फिर उसके ऊपर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई थ्योरी है उसमें कोई डेरिवेशन है, कोई फॉर्मूला बना तो उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो फॉर्मूले बनने में क्या यूज हुआ, कैलकुलस यूज हुआ, उसमें वेक्टर यूज हुआ, डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई कि ज्योमेट्री यूज हुई, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड एक्सिस यूज हुई, या कोई प्लेन यूज हुआ, उसके हिसाब से वो हल्का सा मैथ्स का तड़का लग गया। कहीं पर आपके ग्राफ आ गए, कोई ग्राफ आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन है, कोई पैराबोला है, हाइपरबोला है, कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कभी वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, कभी कोई नेचर में एक्सपोनेंशियल डिके का है, जो भी है वो सब क्या है, मैथ्स के एक्सप्रेशंस हैं जिनका प्रेजेंटेशन है। लेकिन वो सिर्फ आपको केवल डायरेक्ट नॉलेज के लिए पूछ रहा है, वो आपसे अलग से मैथ्स का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो आपके कोई बाइनोमियल यूज हो रहा है 1 + x⁻n, तो ये नहीं उसके अंदर कोई अलग से कोएफिशिएंट पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है अगर x की वैल्यू <1 है तो इक्वल टू 1 - nx, इसको यूज करना पड़ता है। जहां पे ऐसा फॉर्म बनेगा फिजिक्स का तो कंपेयर कर लेंगे, x की जगह यहां पे क्या है आप आराम से देख लोगे, और आपको लगा कि जैसे x <1 है, वेरी वेरी <1 है, ऐसे मान लो ये चीज जो है कुछ भी है, मान लो सपोज h/r है। आज अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग g, हाइट के साथ हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन के हिसाब से ड्यू टू ग्रेविटी जो g वैल्यू कैसे बदलती है। हम जब उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो फॉर्मूला मैथ्स में कन्वर्ट होता है, g = g × 1 + h/r की पावर -2। अब 1 + h/r की पावर -2 इसे कंपेयर करो 1 + x की पावर -n। उधर बोला मैथ्स ने x इज वेरी वेरी <1, इधर बोल दिया if h is very very r then h/r is very very <1। वहां रेडियस ऑफ अर्थ है r 6400 किलोमीटर्स, तो h/r x की तरह वेरी वेरी <1, तो वहां पे अगर वो 1 - nx बना तो ये बन जाएगा 1 - 2 × h/r। है क्या, उस मैथ्स का केवल तड़का लग गया। हमें मैथ्स सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए, अंदर से उसको सहज लेके चलो, सरल लेके चलो। कभी एंजाइटी, कभी कोई फोबिया, कभी कोई फियर फैक्टर हावी नहीं होगा। अगर हमने अपने इस ब्रेन में इस बात को चला लिया ना, ये चीज सहज सरल है, फिर अपने आप पेन चलेगा। बस हमारा अपने आप पेन तब चलेगा जब पहले हमने ब्रेन को उसके हिसाब से बिल्कुल रिलैक्स कर लिया, कूल कर लिया, सहज कर लिया, सरल कर लिया। या सिंपल से मैथ्स का हथियार ही तो है, बस तैयार है मन के लिए। तो ये फिजिक्स के हिसाब से जहां पे मैथ्स का तड़का लग जाए उसके हिसाब से कभी अपने को नेगेटिव नहीं, खोखला मत करें, और उसमें देखें 2-4 क्वेश्चन कभी ऐसे लगे छोड़ दो, कौन सा कह रहा पूरा पेपर करना है, 90% भी कर लिया तो भी सिलेक्शन तो पक्का है। जब ये विश्वास आ जाए बोला ये कर सकते, ये भी ट्राई करते हैं, मालूम वो भी हो गया। हमेशा धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ,
कोई भी जो है ना हाई जंप वाला कूदता है ना, तो पहले इतना कूदेगा, फिर इतना कूदेगा, फिर इतना कूदेगा, फिर कूद जाएगा। कोई लॉन्ग जंप वाला कूदना होगा ना, जब प्रैक्टिस करता है तो पहले नाली कूदेगा, फिर नाला कूदेगा, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएगी। सर मैक्सिमम सारे डाउट्स हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर। बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए और बच्चे खूब पढ़ाई करें। जैसे सर ने कहा कि एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन और एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमें हासिल हो जाती हैं। और स्मार्ट हार्ड वर्किंग, एक खुश रहते हुए अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती हैं। सर थैंक यू वेरी मच। आपके जो मोटिवेशनल सेशन था आज, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने सारी बातें बच्चों को समझा दी हैं। निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इन सब बातों को मानते हुए वो आगे बढ़ेंगे और अपने सफलता को जरूर हासिल करेंगे। मेरी ये इच्छा थी विजय सर, इसमें बच्चों से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ जी कि एक तो बच्चे बने रहें, बड़े ना हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बच्चा पार्टी बोला, वापस बोल रहा हूं चलते हुए, बच्चे रहना, बस जहां चाहोगे पहुंच जाओगे। बच्चे दिल के सच्चे और मन के पक्के। बिल्कुल। मतलब आप अपने टीनेजर में तो आप टीन हो, बजाओ खुशी की बीन और गिनती गिनो 1 2 3, हर प्रॉब्लम इज क्लीन। पक्की बात है। बच्चे के सामने तो बड़े बड़े की प्रॉब्लम, जब वो स्माइलिंग फेस देता है ना तो उस पर भी स्माइल आती है, और स्माइल कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। स्माइल कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। स्माइल कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। पानी है ना, लगातार बोल रहे हैं। आपके 2 पावरफुल टूल हैं, एक है आपकी साइलेंस और एक है स्माइल। साइलेंस मतलब खामोश। जितना आप अपने को साइलेंस होकर काम करोगे, कई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसलिए कहते हैं मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। और दूसरा स्माइल, वो तो ऐसा पावरफुल वेपन है विच कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एक तो अवॉइड एनी प्रॉब्लम साइलेंस, और स्माइल विच कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसलिए अगर आपने अपने को बच्चों के हिसाब से हमेशा स्माइल रखी, अपने को मस्त रखा, तो प्रॉब्लम जो आएगी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और अपने लिए ये जो आपका ट्रैक है, इसमें बस केवल अब जो डायरेक्शन दी जा रही है उसको फॉलो करो, और ये मान के चलो करके देखते हैं कैसे नहीं होता, ताकि एक बार बाद में जब 1 अगस्त को एग्जाम दे देंगे तो अंदर से आएगा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी यार। इस साल जो मेरे पास अवसर था, जितना टाइम था, उसको मैंने यूटिलाइज किया और अपनी ओर से ये लेके चला कि आई विल डू माई बेस्ट। ऊपर वाला भी तो आपको देख रहा है। आप अगर 70% लगाओगे, 30% वो जोड़ देगा, रिजल्ट हो जाएगा 100% पॉजिटिव। 80% लगाओगे, 20 वो जोड़ देगा, तो भी हो जाएगा पॉजिटिव। बिकॉज हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड। बस अपनी अदालत में हॉनेस्टी के साथ ईमानदारी से अपने ट्रैक पे चलो, और जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी गाइडेंस के लिए आपका जो भी सिस्टम है, उसको फॉलो करो। हमने अपनी ओर से कोशिश करी है, एक तरीका डेवलप किया है, और बच्चे इसको कर रहे हैं। आप उन बच्चों से बात कर सकते हो, आप उस ट्रैक को देख सकते हो, आपको लग जाएगा कि यार एलन ने ये तरीका क्यों लगाया। तरीका इसलिए लगाया कि हम चाहते हैं बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो। साल होने के बाद अगला साल लगाना, मालूम नहीं बेहाल हो जाओगे, मालूम नहीं चाल क्या होगी, मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाकी और लोग आपके ऊपर बहुत ताने कसने वाले होंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि गाड़ी अभी बिल्कुल अच्छी हवा भरी हुई है, चल रही है, चलने दो। 1 साल जब दाव पे लगाना पड़ता है जिंदगी का, तो उसका ट्यूब का जो वॉल है ना, वो ढीला पड़ जाता है और उससे हवा निकलना चालू हो जाती है, और जितने साल लगेंगे उतनी हवा और निकलते जाएगी, और बाद में टायर इतना बैठ जाएगा कि वो चल ही नहीं पाएगी। इसलिए हमें कभी गिव अप नहीं करना है, इस समय ही हम अपने को करें। और ये जो एनर्जेटिक टाइम है हमारा, बिल्कुल मस्ती से चल रहे हैं। जैसे अभी तक हम हर क्लास में पास होते हैं स्कूलिंग पढ़ाई में, ऐसे इसको ही मानो आज तक का रिकॉर्ड है यार। कभी हमारे को किसी एग्जाम ने फेल ही नहीं किया स्कूल के अंदर। कंपलसरी सब्जेक्ट जो हमने कभी सोचे थे, जिनको बोलते हैं कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट, और पीछे जाओ SST, ऐसे सब्जेक्ट को हमने आराम से पास किया है। कंपलसरी जिसमें लगता है पढ़ना जरूरी, मजबूरी है, लेकिन उसमें भी पास हो गए। तो ये तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पसंदीदा सब्जेक्ट हैं, सेलेक्ट किया इनको इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट किया है। ये तो मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें दुनिया की कोई ताकत मुझे किसी एग्जाम में फेल नहीं कर सकती। इतना अंदर से ले आओ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फॉरगेट द पास्ट, और मस्ती से अपने अंदाज में बच्चे बन के, बच्चों के हिसाब से मस्ती की पाठशाला बनाओ घर पे, और पढ़ते जाओ मस्त होकर। विजयी भाव। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट बच्चों। ऑल द बेस्ट। आई विल विन, आई विल विन लिख के जाना, आई विल विन। वी विल नहीं, आई विल विन। एग्जाम में आप अकेले जा रहे हो, आई विल विन, हम तो आपके साथ हैं। आई विल विन, आई विल विन। वेरी गुड। आपने अगर तय कर लिया कि मैं जीतूंगा, कोई रोक नहीं सकता।